नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, जब बीजेपी खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाती है, जब बीजेपी मोदी जी को फंसा हुआ पाती है, जब बीजेपी को कांग्रेस के उठाए सवालों का कोई जवाब नहीं सूझता, तो आपने देखा होगा कि ऐसे हर एक मौके पर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो जाती है। आज फिर ऐसा ही हुआ है। आज स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर भारत की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। और इस आरोप को साबित करने के लिए उन्होंने सुनीता विश्वनाथ के साथ राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई है, ये जो हाथ में आप देख रहे हैं, और कहा है कि ये जॉर्ज सोरोस से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, यानी कि सुनीता विश्वनाथ। और स्मृति ईरानी ने सुनीता विश्वनाथ के अलावा जमाते इस्लामी और सलील शेट्टी का भी जिक्र किया है। ज़रा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी, और क्यों यहाँ ये चर्चा लाजमी है, और अचानक यहाँ फिर से राहुल गांधी कैसे आ गए, अचानक यहाँ अमेरिका कैसे आ गया, अचानक यहाँ जॉर्ज सोरोस कैसे आ गए। सब कुछ हम आगे समझेंगे, जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं क्या कुछ कह रही हैं स्मृति ईरानी। अभी से 2 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आनन फानन में बहुत सारी बातें यहाँ रख रही थी। उसका एक छोटा सा अंश आप सुन लीजिए। मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जॉर्ज सोरोस का और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक और प्रकाशन में ये स्पष्ट हुआ है, इंटरनेट पर भी ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है। तो सुन रहे थे आप स्मृति ईरानी को, और राहुल गांधी के रिश्ते, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा, सबका जिक्र यहाँ। और उस जिक्र में खासकर 3 लोगों का नाम, सुनीता विश्वनाथ, जमाते इस्लामी और सलील शेट्टी, ये 3 नाम, और साथ साथ चौथा नाम जो इन तीनों के इर्द गिर्द घूम रहा है वह है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी पर ऐसा आरोप लगा है। अभी जून की शुरुआत में अमित मालवीय इसी तस्वीर के साथ राहुल को घेर रहे थे। बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं अमित मालवीय, आप सब जानते हैं, और अमित मालवीय ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि ये कौन है। ये जो आप देख रहे हैं वही तस्वीर जो अभी दिखा रही थी स्मृति ईरानी, ये कौन है। उन्होंने कहा था कि सुनीता विश्वनाथ के संगठन वुमेन फॉर अफगान वुमेन
को सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग की जाती है। और अमित मालवीय ने एक ग्राफिक्स भी शेयर किया है, जिसमें वो ग्राफिक्स भी ये ग्राफिक्स है जिसमें आप देखिए सुनीता विश्वनाथ के कनेक्शन दिखाए गए हैं, बहुत सारे करें, और इसमें ये आप फुल स्क्रीन में देखिए सुनीता विश्वनाथ, उनके अलग अलग कनेक्शंस बताए जा रहे हैं, ये दिखाए गए हैं। अमित मालवीय ने यहाँ पे जो बातें कही हैं उसमें ये कहा है कि सुनीता जॉर्ज सोरोस की एक प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। सोरोस ने विपक्षी नेताओं, थिंक टैंक, पत्रकारों, वकीलों और एक्टिविस्टों के नेटवर्क के जरिए भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए $1 अरब देने की बात कही थी। तो जो आरोप जून की शुरुआत में बीजेपी लगा चुकी है अमित मालवीय के जरिए, अब एक बार फिर जून के आखिर में यानी कि खत्म होते होते दोबारा लगा रही है बीजेपी, और इस बार इसकी जिम्मेदारी दी गई स्मृति ईरानी को, जिन्हें बीजेपी तेज तर्रार नेता मानती है। लेकिन बीजेपी का यूं बिन मौसम राहुल पर बरसने का मतलब क्या है, जरा इसको समझिए। राहुल के ऊपर बिन मौसम बरसने का मतलब है कि बीजेपी खुद टेंशन में है, और यह टेंशन राहुल के एक्शन से बीजेपी को मिली है। आप जानते ही हैं कि राहुल गांधी इस महीने की शुरुआत में अमेरिका में थे और वहां कई तरह के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। राहुल गांधी विदेश यात्रा से हफ्ता भर पहले ही लौट के आए हैं, और इस दौरान मोदी जी भी अमेरिका जाकर आ गए हैं। लेकिन इस बार मोदी जी अमेरिका दौरे में फंस गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार सबरीना सिद्दीकी के सवाल पर मोदी जी ऐसे घिरे कि उन्हें बचाने के लिए ट्रोलर्स ने सबरीना सिद्दीकी को निशाने पर लिया, तो व्हाइट हाउस ने इसकी कड़ी निंदा की, यानी मोदी जी और फंस गए। मोदी जी के अमेरिका दौरे पर मणिपुर का मामला, पहलवानों का मामला, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल, प्रेस की आजादी, इन सब पर भी खूब सवाल उठे। यानी जितना मोदी का शोर भाजपा ने किया, उतना ही अधिक जोर लोकतंत्र की आवाज उठाने वालों का भी रहा अमेरिका में। कई सांसदों ने मोदी जी के भाषण का बहिष्कार किया, कई ने जो बाइडेन से उन्हें डिनर पर आमंत्रित न करने को कहा। बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी जी को विश्व नेता बनाने की उस बीजेपी की कोशिशों की राह जो है उसमें ऐसी अड़चनें आएंगी। और दूसरी तरफ राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खूब सफल रही, और देश लौटकर भी वे जो काम कर रहे हैं उससे बीजेपी बेचैन हो रही है। कल राहुल गांधी करोल बाग पहुंच गए अचानक। दिल्ली का करोल बाग आप सब जानते होंगे, अलग अलग तरह की शॉपिंग करने के लिए आप जाते रहे होंगे। करोल बाग में बाइक मैकेनिक्स के बीच राहुल गांधी थे, और अब वो मणिपुर जा रहे हैं। लेकिन करोल बाग में राहुल गांधी ने इन बाइक मैकेनिक्स के साथ में क्या कुछ किया, जरा उसकी एक वानगी देख लेते हैं। जरा फुल स्क्रीन ले आइए। तो ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी मोटरसाइकिल और साइकिल वालों के बीच पहुंचे, और वहां जो मैकेनिक्स हैं उनसे कैसे वो काम करते हैं ये तमाम बातें वहां जानते हुए, समझते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। आज आप दिन भर देखेंगे कि सोशल मीडिया पर ये सारी तस्वीरें खूब छाई हुई हैं। और बाइक मैकेनिक्स के बीच पहुंचने के बाद अब वो राहुल गांधी कल मणिपुर जा रहे हैं। उनका मणिपुर जाना पूरा देश देखेगा और याद करेगा कि मोदी जी ने अब तक मणिपुर पर कुछ नहीं कहा है। भोपाल जाकर कल भोपाल गए थे, और वहां भोपाल जाकर मोदी जी यूसीसी और घोटालों की बात करने लगे। लेकिन वही मोदी जी टमाटर के दामों में लगी आग पर चुप हैं, मणिपुर पर चुप हैं, महिलाओं के मुद्दे पर चुप हैं, और यहां तक कि महाकाल, उसी मध्य प्रदेश में, भोपाल से ज्यादा दूर नहीं है महाकाल, उज्जैन, महाकाल में हुए घोटाले पर भी चुप हैं। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखते हुए लोगों से मिल रहे हैं, उनके दिल जीत रहे हैं। तो जाहिर है कि बीजेपी राहुल के एक्शन से टेंशन में आ चुकी है और उन्हें घेर कर अपने टेंशन का इलाज कर रही है। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने एक और टेंशन दे दिया। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ड्रोन की जो खरीदी हुई है उस पर कांग्रेस ने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को घेरा। जरा सुन लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन,
ये एक नई पिक्चर बन रही है। हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोणाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोणाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। तो सीधा हमला यहां कांग्रेस का कौन है, वो ड्रोणाचार्य, ड्रोन की खरीदी, हम आपके हैं ड्रोन, ये तमाम बातें यहां रखते हुए करते हुए पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं कि जैसे वहां सबरीना सिद्दीकी को यहां ट्रोल आर्मी ने ट्रोल किया, उम्मीद है कि आप लोगों की ट्रोलिंग वैसे नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ पॉइंट में देखेंगे, समझेंगे कि क्या बीजेपी की ये कोशिश कामयाब हो पाएगी कि किसी भी तरह करके, और खासकर जो बीजेपी राहुल गांधी को घेरने की कोशिश कर रही है, जो बीजेपी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रही है, क्या वो कामयाब हो पाएगी? क्या सोरोस के नाम पर राहुल को घेर पाएगी बीजेपी, और राहुल को घेर कर क्या बीजेपी को कुछ हासिल हो पाएगा, या बीजेपी का ये दांव भी बेकार चला जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत परेशान हैं, उनके पास कुछ भी वैसा नहीं मिल रहा है जिससे देश में एक लहर बने, एक हवा, आंधी, तूफान, जो भी हो, सियासी तूफान आए। लेकिन चाहे वो यूसीसी का मसला हो, चाहे और भी कई सारे मामले हों, चाहे सिंगोल आप याद कीजिए, वो भी लेके आए थे, ये सब जो भी लेके आ रहे हैं वो फेल हो जा रहा है। आखिर क्यों? समझते हैं। क्या राहुल के एक्शन से बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन? आइए जरा हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के बीच चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और सीधा मीनू जी आपके पास ही आना चाहता हूँ। मीनू जी, किस रूप में देखा जाए? मीनू जी हमारे साथ प्रशांत टंडन जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन मीनू जी आपके पास, कैसे देखती हैं आप स्मृति ईरानी से लेकर के पवन खेड़ा तक? राजीव जी, हैरत की बात यह है कि राहुल गांधी इस वक्त सांसद नहीं है, ना ऑपोजिशन के लीडर हैं। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है मेरे हिसाब से इस वक्त राहुल गांधी, क्योंकि समिति में भी किसी पद पे नहीं है वहां की। और राहुल गांधी एक सामान्य नागरिक है इस वक्त, मेरे और आपकी तरह बिल्कुल। तो इतनी घबराहट राहुल गांधी से, और उनके जो एक्शंस लगातार चल रहे हैं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं एक साधारण नागरिक की तरह, उससे बीजेपी का घबराना स्वाभाविक है। देखिए, कल की जो घटना का आपने जिक्र किया, अभी राहुल गांधी जो बाइक मैकेनिक्स के साथ बैठे हुए हैं, तो वो भी उनकी जो उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है राहुल गांधी की अभी। और भारत जोड़ो यात्रा का पैगाम क्या? मोहब्बत, नफरत के बजाय मोहब्बत। इधर राहुल गांधी, अब इसको जक्सटापोज कीजिए, इधर राहुल गांधी नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम देते हुए सड़कों पे घूम रहे हैं, सड़कों पे आम आदमी से मिल रहे हैं, हर तबके के आदमी से मिल रहे हैं। और उधर हमारे मोदी जी नफरत की दुकान खोले बैठे हैं, और कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं कि नफरत को मैं फैलाऊं, कैसे फैलाऊं, वो मौके की तलाश में रहते हैं। दूसरी तरफ देखिए, राहुल गांधी ने कल ही घोषणा कर दी कि मैं मणिपुर जा रहा हूं। कल जा रहे हैं वो, 29 और 30 2 दिन वहां रहेंगे, सिविल सोसाइटी से मिलेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे जो वहां पे उजड़ गए हैं लोग और परेशान हैं, हैरान हैं, हिंसा से लोगों का जीना वहां हराम हो गया है, उजड़े हुए लोग हैं। तो प्रधानमंत्री को तो सुध नहीं है वहां की, वो वहां से उतरते ही, अमेरिका से आते ही वो
भारत वंदे भारत को झंडियां दिखाने पहुंच गए। वंदे भारत उनके लिए, वंदे भारत को झंडी दिखाना हमारे प्रधानमंत्री के लिए ज्यादा बड़ी प्राथमिकता है, बजाय मणिपुर के लोगों के घावों पे मरहम लगाने के और मणिपुर के लोगों की खैर पूछने के लिए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। लेकिन अगर एक राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा वहां के लोगों का दुख दर्द साझा करने के लिए, तो उससे बीजेपी के खेमे में खलबली मच जाती है। इनफैक्ट उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि राहुल गांधी कभी जाने की सोचेंगे। देखिए, कांग्रेस के इससे पहले भी शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल वहां गए हैं, रिपोर्ट लेके आए हैं। कांग्रेस लगातार वहां ग्राउंड के ऊपर जा रही है और अवगत भी कराया है उन्होंने वहां से कि मणिपुर में हो क्या रहा है। लेकिन यहां से कुछ भी वहां से सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। वहां पे हिंसा की बातें हो रही है। उल्टे वहां के नेता जो है वो ये सजेशन दे रहे हैं कि जी इसको मैती और ये कुकीज के बीच को अलग अलग बफर जोन बना दिया जाए, इनके वहां आर्मी स्थापित की जाए। तो ये वो बजाय इसका कि कोई शांतिपूर्ण सॉल्यूशन निकाला जाए, उसके बदले में ये उन्होंने ये सॉल्यूशन दिया। और देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट है, जो 7 सिस्टर्स का इलाका है, वो जनजातियों का इलाका है और वहां सतत संघर्ष चलते रहते हैं। ऐसे में आप ऐसे अनदेखी नहीं कर सकते मणिपुर की। वहां देखिए, ये जो मणिपुर का है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मणिपुर तक ही सीमित रहेगा। ये कुकी जनजाति से लेके और आगे आगे ये स्पाइरल हो सकता है आपस में, क्योंकि उनके बहुत सारे झगड़े हैं आपस में, जनजातीय संघर्ष हैं। तो और वो सशस्त्र संघर्ष होते हैं, खूनी संघर्ष होते हैं, लेकिन ये उसको संभालने में सक्षम नहीं है। और आपने पहले भी सुना होगा, मणिपुर में वो नॉर्थ ईस्ट में 2 राज्यों के बीच में पुलिस फायरिंग हो गई थी, 2 राज्यों की पुलिस भिड़ गई थी। तो ये इस देश की कानून और व्यवस्था का चल रहा है हाल, तो इनके हाथ से निकलती जा रही है। और जिस अमेरिका के जिस दौरे के बल पे मोदी जी 2024 का आम चुनाव, लोकसभा चुनाव जीतने की मंसूबे बांधे हुए थे, उसके ऊपर पानी फिर गया है। कुछ तो अमेरिका ने फेर दिया पानी, और बाकी की रही सही कसर इनके बीजेपी के जो आईटी सेल है उसने उसकी पूरी तरह से उसकी हवा निकाल दी है। इस वक्त क्या हो रहा है, उसमें बात हो रही है ड्रोन के घोटाले की, और कोई बात नहीं हो रही है कि क्या वहां से अचीव करके आए। वहां ये हो रहा है कि ड्रोन आपने 10 गुना कीमत पे, ज्यादा कीमत पे खरीदे। ब्रिटेन ने जिस कीमत पे खरीदे वही ड्रोन उससे 10 गुना ज्यादा कीमत पे खरीदे। यही राफेल के साथ हुआ। मतलब आप घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं और आप लतिया राहुल गांधी को रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था आपसे कि ये गलतियां करके आई है आप, तो राहुल गांधी के ऊपर डालने से कुछ नहीं होगा। और अब जनता समझ गई है। आप ये देखिए, राहुल गांधी की जो कर रहे हैं राहुल गांधी चुपचाप, वो जनता के मन में उतर रहा है। लोगों के मन को अच्छा लग रहा है देख के कि ये नेता कितना प्यार और मोहब्बत की बात कर रहा है। तो प्यार मोहब्बत ही जीतेगी, नफरत तो शॉर्ट टर्म में जीत सकती है, बहुत लंबा नहीं चलेगा ये खेल। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, बहुत सारी चीजें, और ये अमेरिका पीछा नहीं छोड़ रहा है और अपने बचाव में भी अमेरिका का ढाल बनाना चाह रही है बीजेपी। आज स्मृति ईरानी सामने आ गई और सुबह सुबह कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अमेरिका को लेकर के, जिस बारे में, जिस ट्वीट में ऑलरेडी सुनीता विश्वनाथ का जिक्र 3 जून को कर दिया गया था, आज फिर 28 जून को उसी ट्वीट का जिक्र करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये इसके क्या मायने निकाले जाएं, और क्या अपनी ढाल में आप अमेरिका को ही लेके आएंगे? आपसे मतलब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। और क्या राहुल गांधी एक कदम जहां बाहर निकालते हैं परेशान हो जाती है बीजेपी? ये साफ दिखाई दे रहा है। कल करोल बाग राहुल गांधी नहीं पहुंच गए कि आज देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगी। तो किस हिसाब से इसको देखा जाए, और क्या कुछ पाया? जो पाने की कोशिश में अमेरिका गए थे उससे ज़्यादा क्या मोदी जी ने गंवा दिया, बीजेपी की सरकार ने गंवा दिया, ये माना जाए? क्या, किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए राजीव जी, पूरा मामला पॉलिटिकल है और ये तस्वीर बड़ी सिंबॉलिक है कि राहुल गांधी स्क्रू टाइट कर रहे हैं, और जब स्क्रू टाइट कर रहे हैं तो उसी का नतीजा हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। और जब आपने कल ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई थी कि राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे, उसी वक्त मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा था
कि अब स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और वो आज हो गई। जी बिल्कुल, तो आपने लिखा था, बिल्कुल मुझे बहुत ध्यान आ रहा है, आपने लिखा था ट्विटर पे। जी जी। तो रविशंकर प्रसाद का भी नाम लिखा था। ये दो मंत्री हैं राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय के, और इनमें से किसी एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी थी, वो हो गई। देखिए, मोदी जी के पास पूरा मौका था, व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और जिस जिस बात की जानकारी ऑलरेडी स्मृति ईरानी को थी, आप से जब सबरीना सिद्दीकी ने सवाल पूछा था लोकतंत्र के बारे में, तो उस सवाल के जवाब में मोदी जी यही तस्वीर दिखा सकते थे जो स्मृति ईरानी दिखा रही हैं। अब अमेरिका में थे, व्हाइट हाउस में थे, आप सीधा सीधा आरोप लगाते कि जॉर्ज सोरोस, जो कि ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी को भी फंड करता रहा है, वो राहुल गांधी से उसके संबंध है जिनको वो फंड करता है। आप ये आरोप वहां पे लगा सकते थे। तो वो मोदी जी वहां पे तो दाएं बाएं देख रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो डैमेज कंट्रोल में आपने आईटी सेल को लगा दिया। अब आज की जो स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी मेरिट पे मैं जाना नहीं चाहता हूँ राजीव जी। किसी की भी फोटो दिखाकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें क्योंकि आप मिनिस्टर हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। पब्लिक फिगर्स की तस्वीरें बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे साथ भी कितने लोग फोटो खिंचा लेते हैं, कहीं किसी इवेंट में जा रहे हैं लोग सेल्फी लेते हैं। तो मैं सबका बायोडाटा पूछूं, सेल्फी ले रहे हो तो कौन हो बताओ, तुम्हारे खिलाफ करेक्टर सर्टिफिकेट लाओ एसएचओ से, ये नहीं होता है। तस्वीरें तो किसी की भी हो सकती है किसी के साथ। मुख्य मुद्दा देखिए, आपने दो तीन बातें हैं। मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी की बहुत सक्सेसफुल अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा हुई है, और अमेरिका और इंग्लैंड के बारे में उनका जो मिजाज है, जो उनकी कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर वहाँ पे, वो क्या करते हैं कि एक पैरेलल नेगोशिएशंस या इंगेजमेंट रखते हैं उस देश के शैडो प्राइम मिनिस्टर से भी। भारत में ये परंपरा नहीं है शैडो प्राइम मिनिस्टर की, होनी चाहिए, लेकिन भारत में ये परंपरा नहीं है। तो पश्चिम के देशों ने राहुल गांधी को पॉइंट आउट कर लिया है कि विपक्ष की जगह, विपक्ष के बिहाफ में हम राहुल गांधी से एंगेज करेंगे, और वो कर रहा है। इसलिए राहुल गांधी की बाइडेन के करीबी लोगों से मुलाकात हुई व्हाइट हाउस के अंदर जाके। तो व्हाइट हाउस के अंदर जाके मुलाकात तो तभी हो सकती है जब प्रशासन राजी हो। मोदी साहब की यात्रा को लेकर बहुत वहां पे दिक्कतें पैदा हो गई, और हमारे जो तमाम विश्लेषक भी हैं, वो आज भी मैं कुछ अखबारों के, अंग्रेजी अखबारों के संपादकीय पढ़ रहा था, मतलब वो मिलिट्री टू मिलिट्री जो हथियारों की खरीद फरोख्त है, उसी के केंद्र में दो देशों के संबंध को नापते हैं। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर है, वो तमाम लोगों को बेचता है हथियार। अगर वो तालिबान जिनसे वो लड़ रहे थे अमेरिका, वो अफगानिस्तान में, तो तालिबान भी अमेरिका के ही बने हुए हथियार उन्हीं के खिलाफ यूज कर रहे थे। तो अमेरिका तो ये बेचता है हथियार, उसका वो उसकी इकोनॉमी का एक कंपोनेंट है, जिसको वहां कहते हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो वो उनका एक तरीका है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। मैं ड्रोन की खरीद पे भी एक बात रखूंगा, लेकिन जो अमेरिका की यात्रा हुई है मोदी साहब की, वो डिजास्टर हुई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस डिजास्टर्स थी जिसको कहा जाए।
आपने भारत के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र को आप डिफेंड नहीं कर पाए क्योंकि आप कमजोर पिच पे खेल रहे थे, और एक पत्रकार को आप टारगेट कर रहे हैं, आपकी ट्रोल आर्मी, बहुत बुरा भला कह रहे हैं। आप एक पूर्व राष्ट्रपति को अपने मुख्यमंत्रियों से गाली दिलवा रहे हैं यहां पे। तो आपने तय कर लिया है कि आप अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से लड़ेंगे। पूर्व राष्ट्रपति भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा होता है राजीव जी वहां पे। और अभी कल जब आपका प्रोग्राम चल रहा था उसके कुछ घंटे बाद ही जो बाइडेन और बराक ओबामा लंच पे मिले पहली बार इंटरव्यू के बाद। जिस CNN के इंटरव्यू को लेकर आप टारगेट करवा रहे हो अपने मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से, जो कि एक ट्रोल किस्म के मुख्यमंत्री हैं, किसी को भी ट्रोल करते हैं, वो तो लंच पे जा रहा है जो बाइडेन के साथ। जो बाइडेन के रिश्ते क्या है, 8 साल साथ में काम किया उनके। तो आप एक पत्रकार की वजह से या राहुल गांधी की वजह से आप अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से ही लड़ रहे हो। ये सबरीना सिद्दीकी नाम की जो पत्रकार हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की, जिस वक्त वो सवाल पूछ रही थी राजीव जी व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी से, वो सिर्फ वॉल स्ट्रीट जर्नल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। मैं आपको क्या बता चुका हूं कि व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स है जिसमें 49 पत्रकार हैं जो व्हाइट हाउस में कवर करते हैं। उनको एक सवाल पूछना था, तो उस एक सवाल के लिए व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स ने उनको डेजिग्नेट किया था कि ये पत्रकार पूछेंगे, ये सवाल होगा। तो ये व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स का सवाल था। व्हाइट हाउस कवर करने वाले सारे पत्रकारों का सवाल, सारे पत्रकारों के बिहाफ में सबरीना सिद्दीकी सवाल पूछ रही थी। इसलिए व्हाइट हाउस प्रेस कॉर्प्स ने, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने, और उसके बाद अब व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट एसोसिएशन ने, जो ज्यादा बड़ा संस्थान है, उसने बीजेपी के ट्रोल आर्मी की निंदा की है और ये कहा है कि ये बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं जो कि सबरीना सिद्दीकी पे हमले कर रहे हैं, गैरवाजिब उनको हैरेस कर रहे हैं। कुल मिला के ये पूरे फेलियर्स हैं बड़े, जिसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। अब राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं, जैसा मीनू जी ने कहा, तो आप टारगेट कर रहे हैं, आपने स्मृति ईरानी को खड़ा कर दिया। और ड्रोन पे सिर्फ एक बात कहूंगा, देखिए ये 31 कहां से हो गए? इंडियन आर्म फोर्सेस ने तो 18 की बात की थी। हो क्या रहा है राजीव जी कि राफेल में भी हमने देखा था, यहां भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो रही है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, एक डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम है। वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो पब्लिक डोमेन में चीजें आती हैं, पूर्व जनरल्स उस पर बात करते हैं, लेख लिखे जाते हैं, कंसल्टेटिव कमिटीज की मीटिंग होती है, स्टेक होल्डर्स अपनी बात रखते हैं कि जरूरत है कि नहीं है, क्या प्राइस है, चाइना क्या कर रहा है। अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो ड्रोन है MQ-9B प्रेडेटर, ये अब इससे मिलता जुलता ड्रोन चाइना के पास भी है, उसने पाकिस्तान को सप्लाई कर दिया। तो जब एक्सपर्ट्स बात करते हैं तो वो बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं कि जो पाकिस्तान के पास है हमारे पास उससे बेहतर वर्जन हो। बिल्कुल, आपको स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाना होता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स में ये ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का इंस्ट्रूमेंट क्यों होता है? आखिरी बात, कि जब आप वॉर में हैं, जब आप इमरजेंसी में हैं, तब आपके पास कंसल्टेटिव कमेटी, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी और स्पेसिफिकेशंस का टाइम नहीं है, आपको तुरंत खरीदना है। उस वक्त गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की जाती है, पीस टाइम में नहीं की जाती है। लेकिन मोदी साहब ने राफेल के बाद इस ड्रोन में भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की है। निश्चित तौर पे मानिए कि जो राफेल की कहानी निकली थी वैसी कहानी अभी भी निकलेगी, जो पवन खेड़ा जी इशारा कर रहे हैं। आप देखिए कुछ दिनों में चीजें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। राजीव जी। जी,
कुछ दिनों में चीज़ें जो हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। आज पवन खेड़ा ने कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूछा कि हम आपके हैं कौन की तर्ज पर हम आपके हैं ड्रोन, और ड्रोन की खरीदी पे ही मामला जो है कहीं ना कहीं उसी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिस दिशा में राफेल की खरीदी पर मामला गया था। और दूसरी तरफ क्या कारण है कि बीजेपी अचानक से हमलावर हो जाती है? क्या खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है? और राहुल गांधी कल जा रहे हैं मणिपुर, और मणिपुर जाने से पहले कल राहुल गांधी बीते हुए कल पहुंच गए थे करोल बाग, दिल्ली के करोल बाग में, और वहां मोटर मैकेनिक्स के साथ में मुलाकात की थी और वहां कुछ समझने जानने और उन लोगों की खूबियों को समझने की कोशिश कर रहे थे जो मैकेनिक्स हैं, और वहां भी लोगों ने उनको घेर लिया। खैर, ये राहुल गांधी का अपना अंदाज है, और कांग्रेस ने उसके बाद जो शेयर किया, उनकी तस्वीरें शेयर की और फिर ट्वीट किया, उसमें लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है। हम भी वही बात कहते आए हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब हमलावर हो रही थी स्मृति ईरानी, तो स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरोस का नाम लिया और बार बार और अलग अलग किरदारों को जॉर्ज सोरोस से जोड़ते हुए राहुल गांधी से जोड़ने की कोशिश और भारत के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस, और यहां पर सत्ता पक्ष को हिलाने और हटाने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस की बात जब आएगी तो अमेरिका की बात होगी, और अमेरिका से अभी तो लौट के आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या दो दो हाथ करने के लिए तैयार है मोदी सरकार अमेरिका के साथ? जिस अमेरिका में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिल बाइडन को 7.5 कैरेट का हीरा गिफ्ट करके आते हैं, और आज उन्हीं अमेरिका के ऊपर उनकी ही सरकार के लोग जो नुमाइंदे जो हैं इस ढंग से बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जरा समझें। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहता हूं, विदेश मामलों को बहुत नज़दीक से आप देखते हैं, आपका बहुत स्वागत है। किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में इलेक्शन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में भाषण दे रहे थे, और उस भाषण में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मध्य प्रदेश के भाषण का आगाज़ करने, मध्य प्रदेश के चुनाव का आगाज़ करने गए हैं, बल्कि वो 2024 के चुनाव का आगाज़ कर रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके भाषण को बहुत ध्यान से सुनिए तो वो तमाम वैसे दलों का भी नाम ले रहे थे जिसका मध्य प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाते बनाते वो 20 लाख करोड़ रुपए की बात तो कर गए, लेकिन वही बात तो कांग्रेस के लोग भी बीजेपी पर से पूछ रहे हैं कि भाई साहब जरा ये बता दीजिए कि ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? अडानी साहब बता दें, और अडानी के साथ में मोदी जी का संबंध क्या है ये बता दें। राहुल गांधी पूछते रह गए, राहुल गांधी को बाहर कर दिया। लेकिन अभी सूचना ये आ रही है कि मानसून का सत्र 17 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये सूचना आप लोगों के लिए दे रहा हूं। 17 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, वो भी हंगामेदार रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। सीधा राहुल लाल जी आपके पास। देखिए, प्रधानमंत्री जरूर विपक्ष के लोगों के ऊपर तमाम आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के चुन चुन के, लेकिन मुझे तो आश्चर्य ये लगा कि उनके मंच पे शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए थे, और शिवराज सिंह चौहान के ऊपर घोटालों के कांग्रेस ने एक की सूची नहीं बनाई थी, 400 घोटालों की पूरी सूची है। और व्यापम घोटाला तो उनका जो है वो विश्व प्रसिद्ध व्यापम घोटाला है, और उसके मर्डर को खुद वहां की सरकार ने स्वीकार किया था, शिवराज सिंह चौहान ने। और मैं, राजीव जी, अभी प्रधानमंत्री की मजबूरी थी कि वो भोपाल में होकर भी भोपाल के बारे में या मध्य प्रदेश के बारे में बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी भोपाल जाने की, एक मामले पे मैं भोपाल गया हुआ था, और वहां पे मैंने एक पान दुकान विक्रेता से बातचीत की जिससे मैंने जनवरी 2020 में बातचीत की थी, और जनवरी 2020 में वो मोदी जी के बिल्कुल ही कट्टर समर्थक की तरह बात कर रहे थे, वही पान दुकानदार। और जब मैं उनसे इस बार मिला तो वो बिल्कुल बदले हुए थे, और वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैंने पूछा काम कैसा चल रहा है आपका, बोले काम क्या खाक चलेगा, अब तो लोग पान खरीदने से पहले भी 4 बार पॉकेट टटोलते हैं कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। यानी उन्होंने सीधे सीधे इशारा किया, लोग एक तरह से लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बिल्कुल खत्म है, यानी पान जैसे चीज को खरीदने के लिए भी लोगों को 4 बार सोचना पड़ रहा है। तो भोपाल में अगर ऐसी स्थिति है, मांझी जी नहीं चर्चा करेंगे, उन्हें पता है कि अगर वो अभी से चुनाव प्रचार में लग गए तो फिर उनकी जो साख है धूम नाटक के मामले में, वो मध्य प्रदेश के मामले में कहीं और ज्यादा बट्टा ना लग जाए उनके साथ को। उनके विदेश, ये देखिए, प्रधानमंत्री जी के विदेश नीति को लेकर अगर हम लोग बात करें, अमेरिका का प्रधानमंत्री कायम करते हैं। देखिए, हम लोग दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार हैं, इसकी पुष्टि होती है कि हथियारों के सबसे बड़े खरीदार हैं,
और जो दुनिया के एक तरह से सट्टा खरीदार है, उसमें हम अमेरिका ये चीज चाहता है कि जैसे ट्रेड पार्टनर में थोड़ा बढ़ता है, उसी तरह से हथियारों के डीलिंग में भी भारत का नंबर 1 है। वो सबसे हथियार अमेरिका से खरीदे। तो विदेश नीति को लेकर जब हम लोग सवाल, वीडियो अटक रहा है और आवाज भी अटक रही है, अगर दोनों में कुछ भी काम करता रहता तो जरूर इसको कंटिन्यू करते। जरा रिकनेक्ट करवाने की कोशिश करता हूं और सीधा आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। किस रूप में आप देखते हैं अमेरिका अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है? आज भी स्मृति ईरानी जो यहाँ कुछ घोटालों की बात करती हैं, कुछ और करती हैं, लेकिन सीधे राहुल गांधी से पूछ रही हैं कि भाई साहब आप अमेरिका क्यों गए थे, और अमेरिका गए तो ये जो महिला आपके बगल में बैठी हुई है ये कौन है, और ये इनके साथ आपका क्या रिश्ता है, आखिर ये क्यों बैठी, और ये महिला तो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती हैं, इनके साथ साथ जमात इस्लामी तक का नाम ले रही हैं, सलील शेट्टी का नाम ले रही हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट बता रही हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के। तो ये तमाम बातें और इन सबका को जोड़ते हुए अगर तार को एक दूसरे से जोड़ रही हैं स्मृति ईरानी जी के हिसाब से, बकौल स्मृति ईरानी, और इसमें कुछ भी नया नहीं बता रही हैं, क्योंकि ये बात ट्रोल आर्मी के मुखिया जो हैं वो पहले बता चुके हैं 3 जून को। आखिर आज फिर से सो के उठे और चलो जी आज कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ और कर लेते हैं, पुराना ही निकाल लेते हैं, और निकाल के आ गए। लेकिन इससे क्या लगता है कि राहुल गांधी को जो वो कर रहे हैं उससे रोका जा सकता है? राहुल गांधी कल जा रहे हैं मणिपुर, क्या उससे रोका जा सकता है राहुल गांधी को? राहुल गांधी मैकेनिक्स के बाद पास पहुंच जाते हैं, राहुल गांधी कभी ट्रक की सवारी कर लेते हैं, इससे रोका जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे साथी राहुल लाल जी कह रहे थे, उन्हीं के हम नाम राहुल लाल जी कह रहे थे कि भोपाल में एक पान वाले से 2020 में जब चर्चा की थी तो मोदी जी का गुणगान कर रहे थे वो साहब, और अभी कह रहे हैं कि कोई भी पान खाने आता है तो 2 बार 4 बार पहले जेब टटोलता है कि पान खाऊं या ना खाऊं। तो ये परिवर्तन आ गया है अब आज की तारीख में। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन को हम आप भी देखते होंगे और हमारे तमाम साथी दर्शक जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी देख समझ रहे होंगे कि कैसे देश में परिवर्तन हो रहा है, और क्या यहीं से जो टेंशन वो बढ़ रही है कि राहुल के एक्शन से, जो हम लिख भी रहे हैं, बीजेपी की बढ़ गई है टेंशन, और ये टेंशन 2024 तक ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। किस रूप में आप देखते हैं? बिल्कुल, मैंने हम लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी की खासियत ही रही है हिंदू मुसलमान करना, और वो इसीलिए प्रधानमंत्री बनाए गए थे। और जब आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2014 में घोषणा किया तो सबसे बड़े विरोधी उनके नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार अलग हो गए थे वगैरह वगैरह। तो ये सब हम लोग जानते हैं, सब पुरानी बात है। और 10 साल में प्रधानमंत्री ने जो किया वो सब हम लोग देख रहे हैं, तो उससे बहुत क्लियर है कि उनके पास जो था, जो एक्सपर्टीज थी, या जो वो कर सकते थे, दिखा सकते थे, वो सब सामने है, और जो नहीं था वो भी अब हम लोग जान चुके हैं। तो उनकी जो कार्यप्रणाली है वो ये कि कोई उनका विरोध ना करे, वो जो करें उसमें कोई सवाल न पूछे। बेसिकली वो यही चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत वो चाहते थे, और कांग्रेस मुक्त भारत के आड़ में उनका ये था कि विपक्ष मुक्त भारत हो जाए, तो कोई विरोध ना करे। तो बाकी सबको तो उन्होंने मैनेज कर लिया, राहुल गांधी को मैनेज नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो राहुल गांधी के लिए इन्होंने जो उपाय किए वो सब मिसफायर करता जा रहा है, या ज्यादा ही नुकसानदेह होता जा रहा है। तो अभी स्थिति यह है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं। अभी की स्थिति में राहुल गांधी, अगर आज चुनाव हो जाए तो राहुल गांधी चुनाव लड़ नहीं सकते। लेकिन जो इन्होंने किया है उसी का डर है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन जिसको कह देंगे वो जीत जाए। राहुल गांधी कह देंगे कि इसको जिता दो तो वो जीत जाएगा चुनाव। ये स्थिति राहुल गांधी ने बना ली है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की ये स्थिति भाजपा वालों की मेहरबानी से ही बनी है। राहुल गांधी तो ने तो छोड़ रखा था, उन्होंने तो 2019 एकदम वॉकओवर दे दिया था, तो राहुल गांधी ने तो छोड़ ही रखा था। लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए या राहुल गांधी को रोकने के लिए जो सब किया वो सब मिसफायर करता जा रहा है, और ज्यादा राहुल गांधी को मजबूत बना रहा है। तो इनके पास कोई चारा नहीं है, इनके पास कोई नया तरीका नहीं है। इनके वही रविशंकर प्रसाद, वही स्मृति ईरानी है, और इन दोनों की कैपेसिटी और जो है वो अपने उस हिसाब से लड़ती है। तो इनका जो तरीका है कि अगर बाइडेन के खिलाफ बोलना है तो फूंक दो कान में और फिर सब लग जाएंगे एक साथ, तो बाइडेन के खिलाफ सब लोग लग गए, और फिर सबरीना सिद्दीकी के खिलाफ लगना है तो सब वैसे ही उसी अंदाज में लग गए। और जैसे प्रशांत जी ने बताया कि वो सवाल सबरीना का नहीं था, वो पूरे व्हाइट हाउस कवर करने वाले पत्रकारों का था, और एक आदमी को चुना गया था, एक सवाल चुना गया था। तो अगर उधर से उतनी तैयारी थी और आप कैपेबल होते या आप चीजों का पूर्वानुमान लगा सकते,
तो आप भी जवाब देने के लिए तैयारी कर सकते थे। एक सवाल पूछा जाना, उसका एक बढ़िया जवाब दिया जा सकता था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। वो कह सकते थे कि हम कॉमन सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, जिसका प्रचार अब कर रहे हैं और जो अब अखबारों में छप रहा है। वही कहते कि हम तो चाहते हैं और ये इसलिए गड़बड़ है, सारी गड़बड़ी इसलिए है, या आप लोगों को इसलिए गड़बड़ दिखाई देता है कि हमारे यहाँ ऐसा है और हम ये लाना चाहते हैं। सवाल जैसा भी था जवाब तो हो ही जाता, और कोई ये नहीं कहता कि उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो लेकिन या कुछ और भी हो सकता, मतलब मैं नहीं कह रहा कि यही जवाब देते, लेकिन जवाब तो देते और उसकी तैयारी करते। टेलीप्रॉम्प्टर है, तकनीक है, आप पूरा टीम बैठा सकते थे हिंदुस्तान में या अमेरिका में, और 10, 20, 50, 100 लोगों की टीम से कह सकते थे कि सवाल के तुरंत बाद हमें जवाब चाहिए, और वो जवाब मिल सकता था। तो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तो आप वो सब करेंगे नहीं, क्योंकि कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, आपके पास टीम नहीं है, जो भी कारण हो। तीनों है, मुझे लगता है तीनों है, कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, और आपके पास टीम भी नहीं है सक्षम। तो उसका ये नतीजा है कि आप बुरी तरह फंस गए हैं, और फंसने से निकलने के लिए आपके पास जो तरीका है वही पुराना घिसा पिटा है। तो उसमें ये हो रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो बहुत हास्यास्पद हो जा रहा है। तो और मैंने अमेरिका में सवाल पूछा जाना और फिर उसको ट्रोल किया जाना बहुत ही, जैसे प्रशांत जी ने कहा कि बहुत ही नुकसानदेह रहा है। और आज भारत में अखबारों में पहले पेज पे खबर छपी है, और जो अभी तक नहीं होता था। तो इन्होंने अपनी स्थिति क्या बना ली है वो तो अब दिखाई देने लगा है। तो उसमें और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया था, विपक्षी नेता सारे और आम लोग भी ज्यादातर कंट्रोल हो गए हैं। जो डैमेज कर सकते हैं वो कंट्रोल कर लिए जा चुके हैं। राहुल गांधी अकेले बचे हैं जो सवाल पूछ रहे हैं, और इफेक्टिवली पूछ रहे हैं, और उसका इफेक्ट हो रहा है, चाहे जैसे हो। माने अखबारों में खबर नहीं छपेगी, टीवी पे दिखाया नहीं जाएगा, फिर भी असर हो जाता है, और ये परेशान हो जाते हैं। चाहे चुप नहीं रह पा रहे हैं इसलिए उसका असर दिखने लग रहा है, ये भी हो सकता है। तो ये मुझे लगता है कि ये हैंडलिंग का भी प्रॉब्लम है कि इसको हैंडल भी नहीं कर पा रहे। तो इन सब कारणों से इनके पास और कोई चारा नहीं बचा है। राहुल गांधी अकेले एकमात्र इफेक्टिव विपक्षी नेता है, इसलिए इनको कंट्रोल करना सबसे जरूरी लग रहा है। और चूंकि इनकम्पिटेंट है या प्लानिंग नहीं है, इसलिए वो कर नहीं पा रहे हैं, और वो भद्दा लग रहा है और वो दिखाई दे रहा है। अब चुनावी तैयारी तो इनकी शुरू हो ही गई है। मतलब उसमें अभी कह दिया कि पीओके, राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके हमारे लिए कुछ नहीं है। और स्थिति ये है कि कश्मीर को 2 भाग में आपने बांटा, एक राज्य था, उसमें भी आधा आपके पास नहीं है, आधा आपके पास, आधा पीओके था, और उसको भी आपने 2 भाग में बांट लिया, और कह रहे हैं कि हम सक्षम हैं, जब चाहेंगे उसको ले लेंगे। तो इस तरह की बातें करने का आप मतलब समझ सकते हैं कि कितनी घबराहट है और कितनी परेशानी है। और वो सब इसीलिए, चूंकि इनके पास चुनाव लड़ने जीतने के लिए और कुछ है नहीं, तो इसी को भुनाना है, तो इसी को लगाए हुए हैं, और यही हो रहा है। मुझे और कुछ नहीं लग रहा है। जी बिल्कुल। एक बार फिर से राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं, आपकी आवाज कट रही थी। सीधा जरा इधर आ जाएं। जब पान वाले की चर्चा आप कर रहे थे, भोपाल अभी थोड़े दिन पहले गए थे, और भोपाल में यह स्थिति है, क्या कुछ दिखाई दे रहा है, और क्यों आखिर राहुल गांधी टेंशन बढ़ा रहे हैं? क्या लगता है, क्या राहुल गांधी तो आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, और उनका जो फैसला आना है कोर्ट से, वो फैसला भी अभी तक नहीं आ रहा है, उसको लेकर के भी कोर्ट भी चुप्पी साधे हुए है, चुनाव लड़ नहीं सकते राहुल गांधी अभी अगर देखा जाए तो। ऐसे में क्या, क्योंकि 2 साल की सज़ा है, मैक्सिमम सज़ा उनके ऊपर, क्या इतना डैमेज करने में सक्षम है राहुल गांधी, या राहुल गांधी ने बीजेपी को इतना डैमेज कर दिया है, और जिसकी भनक अब पूर्ण रूप से बीजेपी के पास है? और खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद परिस्थितियां कैसी आपको दिखाई दे रही हैं, और क्या डर का मुख्य कारण क्या राहुल गांधी हैं? राहुल लाल जी। देखिए, बिल्कुल डर का मुख्य कारण राहुल गांधी ही हैं, चाहे वो देश के भीतर हो चाहे वो विदेश में हो। दोनों धरती पे अगर हम लोग भारत के संदर्भ में चर्चा करेंगे तो भी राहुल गांधी सेंट्रल पॉइंट में है। और अगर आज हम लोग ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका की यात्रा, देखिए अमेरिका की यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की, और अमेरिका की यात्रा राहुल गांधी ने भी की। कोई भी निष्पक्ष और तटस्थ विश्लेषक होगा तो प्रधानमंत्री की यात्रा को सुपर फेल यात्रा में रखा जाएगा। जो ड्रोन को लेकर जो समझौता हुआ है, मैं तो उस समझौते को मानता हूं कि वो रफाल से भी घटिया किस्म का समझौता हुआ है। तो पहले देखिए, एक चीज तो मैं ये मानता हूं कि 7 सितंबर 2022 का दिन जब भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ हुआ, मैं उसको मानता हूं कि एक तरह से आधुनिक समय भारतीय लोकतंत्र के लिए वो सबसे ऐतिहासिक दिन है। और राहुल गांधी ने जो अपने संदेश प्रदान किए थे, वो संदेश जो देश की वस्तु स्थिति रखा, भले टीवी चैनलों ने उसे प्रसारित नहीं किया। हम लोग याद है कि सोचिए कि
यहाँ पे हम लोगों ने सैकड़ों डिबेट हम लोगों ने किए हैं, उस पूरे मामले पर सैकड़ों बार परिचर्चा किया है। वो जनता तक सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्टिविटी, वो मुद्दे आज राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे बने हुए हैं। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि फ्लोटिंग वोटर तक के मुद्दे बनते तो बनते, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो अब भोपाल जाके, चूंकि अभी और भी कई जगहों का मैं दौरा करूंगा, फिर कहूंगा, लेकिन भोपाल जाके जो मुझे मोटी सी तस्वीर समझ में आई कि भारत जोड़ो यात्रा ने वहां पे विधानसभा चुनाव में पहले से ही एक कर्तन की दीवार पे एक इबारत लिख दी है कि भाई बीजेपी के लिए डगर जो है कि वो असंभव वाली स्थिति में। प्रधानमंत्री जी ने जो कल तमाम वो भाषण उन्होंने दिया, वहां पे वो मध्य प्रदेश को लेकर स्पेसिफिक हुआ ही नहीं, और उनके पूरे पूरे बयान में आप देखिए कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण देखिए, अब मैं थोड़ा सा आता हूं उनके विदेश वाले मामले में जो प्रथम खंड में बोल रहा था। देखिए, राहुल गांधी जाते हैं विदेश, उनकी बातों को कितने अच्छे ढंग से वो आलोचना करते हैं, तमाम तरह के भारतीय लोकतंत्र की खूबियां कमियां सबको महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने विदेश में रखा। माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा से जिस तरह से एक हाइप गढ़ा जाता है, एक इवेंट बनाया जाता है, हमारे अमेरिका के साथ संबंधों के दो रिश्ते हैं। एक रिश्ता यह है कि हम अमेरिका से ले क्या रहे हैं, दूसरा चीज हम अमेरिका को दे क्या रहे हैं। आप अगर रक्षा की सामग्री खरीद रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक आप अमेरिका को दे रहे हैं, भारत का बाजार है, इस बाजार में उनको आप प्रवेश दे रहे हैं। लेकिन आखिर भारतीय जनमानस यह भी जानने के लिए इच्छुक है कि मेगा ट्रेड डील जो ट्रंप ने चीन अमेरिका के बीच में जब ट्रेड वार हुआ था, उस ट्रेड वार को उन्होंने भारत की तरफ भी घुमा दिया था, और बहुत तरह की चीजों के ऊपर हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध की स्थिति लग गई, जो हम लोग आराम से, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, उन सब चीजों के ऊपर हमारे उत्पादों के ऊपर टैक्स लग रहा है आज के डेट में। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के इन सब संबंधों में कोई वार्तालाप हुई? जब मैं इन मामलों को इस यात्रा के पहले उठा रहा था, तभी तमाम बीजेपी के बड़े बड़े प्रवक्ता दे रहे थे कि अभी तो यात्रा हुई नहीं है, फिर आप कैसे सवाल उठा रहे हैं? मेगा ट्रेड डील का मामला अभी भी ठंडे बस्ते में, तो आप अपने वस्तुओं को उनके बाजार में कैसे पहुंचाए, उसके लिए आपने कोई तैयारी नहीं की। अब ड्रोन का मामला देखिए, एक तो 4 गुना महंगे आधार पर आप खरीद रहे हैं। रफाल का मामला है, पूरी तरह से रफेल जैसी स्थिति बना दी है। लेकिन मैं कह रहा हूं रफेल से बुरी स्थिति क्यों है? रफेल में कम से कम एक भारत की कंपनी थी, रिलायंस वालों की, मुकेश अनिल अंबानी की, जिसको कोई अनुभव नहीं था, याद होगा, कोई अनुभव नहीं था, फिर भी आपने उनके साथ एक दिया था कि भारत में उत्पादन रफेल का जो है कि वो उसके साथ किया जाएगा, अनिल अंबानी जी के कंपनी के साथ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे कोई प्रयास ही नहीं किए हैं, कोई प्रयास नहीं आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, और फिर भी जो है कि कीमतें तमाम देशों ने खरीदे हैं, जो तमाम उदाहरण है, आप उनसे 4 गुना महंगे कीमत पे खरीद रहे हैं। और फिर आप ये ज्ञान देते हैं कि जब विपक्ष ये आरोप लगा दे आपके ऊपर, तो फिर आप सवाल पूछते हैं कि देखिए, तो देखिए रक्षा डील में भी ये सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल सवाल पूछे जाएंगे। आप अगर रक्षा डील में आप गड़बड़ी करेंगे, आप जीप घोटाला का मामला उठाते हैं और ताबूत घोटाला भूल जाते हैं, तो ये तो नहीं चलेगा। आपके अतीत जो है कि उसी किस्म के रहा है। रक्षा डील के मामले में बड़ी बड़ी गड़बड़ियां करने का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर रहा है, तो ये सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं। दूसरा चीज, आप देखिए, इनके 2 वर्जन है अमेरिका को लेके। जब माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में थे तो बाइडेन बड़े महान नेता थे दुनिया के, अब आ गए तो गड़बड़ नेता है वो। दूसरी चीज कि आप अमेरिका पे किस हद पर इतना विश्वास कर रहे हैं? भाई, जब अफगानिस्तान पीस प्रोसेस हुआ तो हम लोगों ने देखा था अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में, सोचिए कि हम लोग अफगानिस्तान के इतने बड़े भागीदार थे, वहां के पुनर्निर्माण में कार्य कर रहे थे, लेकिन उस प्रोसेस से पूरी तरह से बाइडेन ने भारत को बाहर निकाल दिया था। तो अमेरिका आपको कितना महत्व प्रदान कर रहा है वो अफगानिस्तान के प्रकरण से स्पष्ट है। और देखिए, अब ऐसी बातें नहीं कि विदेश नीति की बातें बहुत टेढ़ी मेढ़ी और सामान्य जनता नहीं समझ पा रहा, हम लोग के सारे दर्शक समझ रहे हैं कि आपने अमेरिका के साथ जो समझौता किया है, समझौता ऐसा होता है विदेश नीति में कि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखें, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखें, और दोनों के हितों की पूर्ति हो। लेकिन इस पूरे यात्रा में केवल अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति की गई है और भारतीय हितों की पूरी तरह से अनदेखा हुई है। तो आप ऐसे स्थिति में आप जॉर्ज सोरोस का नाम ले आइए, कभी स्मृति ईरानी जो है कि कोई फोटो लेके जो आ रही है वो, अब प्रशांत जी ने बिल्कुल सही कहा कि तमाम लोग फोटो खिंचाते हैं, फोटो तो कोई किसी के साथ भी खिंचा लेता है। हमें कई सारे लोग ऐसे मिले राजीव जी प्रशंसक फील्ड में कि वो आपसे मिलने के लिए बिल्कुल व्याकुल है और आपके साथ फोटो खिंचाने के लिए व्याकुल है। तो मैंने तो उनसे पूछा नहीं कि आपका बायोडाटा क्या है। तो ये एक स्थितियां बनी हुई है यहाँ पे। तो इस सरकार की एक तरह से मैं मानता हूं, चाहे विधानसभा चुनाव जो आसन आने वाले दिख रहे हैं, चाहे जो आने वाले लोकसभा के चुनाव दिख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जिस प्रमुखता के साथ जनता से जुड़े हुए जन सरोकार के मामले उठा रहे हैं, उसको ढकने के लिए देखिए कितना प्रयास कर रहा है। अचानक से अब इनके यूसीसी इनके पिटारे में आ चुका है, तो ध्यान भटकाने के लिए इनको पता है कि राम मंदिर का मामला भी अब ठंडे रास्ते में जा चुका है,
रोजी रोटी का मामला ही जो है वो सबसे प्रमुख ढंग से इसमें उठा हुआ है। उसको कैसे लाइन से हटाया जाए और जनता के ध्यान को बटाया जाए, बीजेपी पूरी ताकत उसी में लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की ताकत कहाँ लग रही है और क्या उसका कुछ प्रतिफल मिलेगा? ताकत भी वहीं लगानी चाहिए जहां उसका कुछ फल मिले। दूसरी जगह पर लगाएंगे तो फिर वो ज़ीरो हो जाता है। मीनू जी के पास एक बार फिर से आना चाहता हूं, फिर आता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी। मीनू जी, क्या इस सारी मुसीबत के जड़ में भारत जोड़ो यात्रा है? ये मुसीबत बीजेपी के लिए कह रहा हूं, और यहीं से परेशानी बढ़ती है। यहीं से राहुल गांधी को बार बार घेरा जा रहा है। राहुल गांधी इंग्लैंड जाते हैं तब भी, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तब भी, एक महीने बाद लगभग आप अगर निकाल करके किसी तस्वीर को सामने रखें तो क्या माना जाएगा? और क्या भारत जोड़ो यात्रा के इर्द गिर्द ही आने वाले तमाम चुनावों को हम देखेंगे? क्या भारत जोड़ो यात्रा से परेशान बीजेपी और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में जाके भूल जाते हैं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव है? वहां जाके ये भी भूल जाते हैं कि जिसके बगल में बैठ करके मैं ये भाषण दे रहा हूं और घोटालेबाजों का नाम ले रहा हूं, वो उसमें से तो मंच पे हमारे ही कितने साथी घोटालेबाज हैं, ये सब भूल जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी भूल जाते हैं कि 2G घोटाला ऑलरेडी कोर्ट से समाप्त हो चुका है, जिसके बारे में वहां जिक्र नहीं करना चाहिए? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, लेकिन उन सब के बीच फिर भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा की बात अगर आती है तो फिर राहुल गांधी, और दुखती रख क्या राहुल गांधी हैं। मीनू जी। जी राजीव जी, जिस वक्त ये राहुल गांधी ने जो ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसमें 99% हिंदुस्तानी जो है, उसमें सरकारें हो चाहे कांग्रेस हो या आप मोदी जी समझ लीजिए, भाजपा समझ लीजिए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये यात्रा सिरे चढ़ेगी, मतलब ये यात्रा कंप्लीट कर पाएंगे। सबने ये बोल दिया था कि बीच में ही छोड़ के भाग जाएंगे राहुल गांधी विदेश, ठीक है। लेकिन यात्रा जो है 5 महीने तक चलते हुए, आंधी तूफान आपने देखा, उसको करते हुए और यात्रा अपने मुकाम पे पहुंच गई। और आप इसमें देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा ने एक इनफैक्ट तो जो आप प्रैक्टिकली देखिए सारे नैरेटिव्स जो सेट किए हैं, जो शायद अभी प्रशांत जी भी कह रहे थे कि जो मुद्दे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उठाए थे, वो ही मुद्दे आज देश की राजनीति पे छाए हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी मोहब्बत की बात कर रहे थे कि नफरत की जगह मोहब्बत फैलाने का पैगाम लेके आया हूं, मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राहुल गांधी भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, अडानी की बात कर रहे थे, वो बाद में मुद्दा निकल के आया और अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ है। राहुल गांधी संघवाद की बात कर रहे थे, जो संघवाद के ऊपर मोदी जी का प्रहार हो रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि अभी कर्नाटक का जो मुद्दा है, आज का मुद्दा, वो बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं आया है। कर्नाटक की में जो कांग्रेस की सरकार आई है, उसमें उन्होंने घोषणा की थी अन्न भाग्य योजना की, कि 10 किलो अनाज दिया जाएगा जो डिजर्विंग लोग हैं उनको। तो उसके लिए जो कर्नाटक सरकार ने जब सत्ता संभाली अभी मई में, तो उन्होंने FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया कि भाई हमें इतना चावल चाहिए। तो जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया मई 23 तक कर्नाटक सरकार को चावल दे रहा था, बेच रहा था, उसने सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अचानक ये रोक लगा दी नोटिस देके कि राज्य सरकारों को जो फूड कॉर्पोरेशन इंडिया है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो राज्य सरकारों को अनाज नहीं देगी। और कर्नाटक सरकार के को हाथ के तोते उड़ गए। और इन्होंने क्या किया, वहां जाके इन्होंने कर्नाटक में बीजेपी वालों ने एजिटेशन चालू कर दिया। और वही फूड कॉर्पोरेशन इंडिया इथेनॉल बनाने के लिए 2000 रुपए कुंटल के हिसाब से चावल बेच रहा है। आप ये देखिए किस तरीके से नई बनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है। अभी बनी है वो सरकार, और उसकी जो योजना है कि ताकि चावल की जो स्कीम है उनकी वो ना इम्प्लीमेंट हो सके। इसी तरह हिमाचल में वहां सेब की फसल को बर्बाद, सेब उत्पादकों को बर्बाद करने के लिए, क्योंकि बागान मालिकों ने खुल के वोट दिया है कांग्रेस को, इन्होंने विदेश से अभी जो ये समझौता करके आए, उसमें वॉशिंगटन के सेब के इंपोर्ट पे 20% ड्यूटी घटा दी है, ताकि विदेश का सेब, अमेरिका का सेब भारत के बाजार में छा जाए और हिमाचल का सेब ना बिके। तो ये इनका जो संघवाद का मुद्दा जो राहुल गांधी उठा रहे थे, उसके ऊपर जो और राहुल गांधी इस दौरान में जो
समाज के निचले तबकों के साथ, वो चाहे मनरेगा के मजदूर हो, वो चाहे चाय बागान, कॉफी, रबड़, उसके मजदूर हो, टीचर हो, बेरोजगार युवक हो, उनके साथ मुलाकात कर रहे थे। तो जो कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जारी है, वो ही जारी है कि उसमें वो कभी ट्रक ड्राइवरों से मिलते हैं, कभी वो ढाबे में चले जाते हैं, कभी वो आज जैसे आपने बताया कि साइकिल मैकेनिक्स के, बाइक मैकेनिक्स के साथ मिल गए। तो वो अपना जो नीचे का जो तबका, जो हाशिए पे पड़ा हुआ तबका है, जिसका कोई पुरसहाल नहीं है, कोई जिसके बारे में ये जो मौजूदा सरकार है तो सूट बूट की सरकार है, तो इसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता है, उनको राहुल गांधी जाके टच कर रहे हैं। और जो मणिपुर में जाएंगे वहां हीलिंग टच की जरूरत है, वहां मरहम लगाने की जरूरत है। तो यहाँ हमारे मोदी जी मरहम लगाने की बजाय नफरत फैलाने के काम में जुटे हुए हैं, वंदे भारत को झंडी दिखाने में जुटे हुए हैं। तो उस जो जनता है वो साफ साफ देख रही है, और जो डिफरेंस है वो साफ नजर आ रहा है, स्टार्क है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है कंट्रास्ट, कि भाई एक आदमी तो ये कर रहा है और दूसरा ये कर रहा है। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो एक बहुत सक्सेसफुल यात्रा थी। लोग कहते हैं एक बड़ी लकीर खींच दी, मैं कहती हूँ राहुल गांधी ने जमीन से लेकर आसमान तक एक लकीर खींच दी है, जिसको पार पाना मोदी के लिए और भाजपा के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए असंभव नजर आ रहा है। उसके बदले में वो आईटी सेल को लगा देते हैं, अमित मालवीय झूठे सच्चे ट्वीट करता रहता है, और अभी उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए थे देशद्रोह टाइप के, कि ये विश्वासघात कर रहा है देश के साथ। तो एक यही पैदा हुए हैं देश के साथ जो देशभक्त हैं, बाकी तो सब देशद्रोही हैं। उसमें राहुल गांधी सबसे ज्यादा निशाने पे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी आरएसएस के ऊपर हमलावर थे, वो उन्होंने अभी तक अपनी लाइन छोड़ी नहीं है। इन्होंने भले ही उनकी सदस्यता छीन ली हो, उनको बेघर कर दिया हो, लेकिन उनका हौसला टूटा नहीं है। वो उसी तरीके से अपने काम पे लगे हुए हैं। जो निचले तबके के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनसे मिल रहे हैं वो, और वो अपनी अलख जगा रहे हैं। जहां हीलिंग टच की जरूरत है वो वहां पहुंच जाते हैं। एक मेरे हिसाब से तो एक बड़े जो एक गांधी पैदा हो गया है दोबारा से इस देश के अंदर, जिसको आधुनिक गांधी कह सकते हैं आप। तो वो राहुल गांधी कर रहे हैं, और वो इनको बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी की छवि जिस तरीके जैसे जैसे निकलती जाएगी उसके साथ साथ राहुल गांधी मजबूत होंगे, और राहुल गांधी मजबूत होंगे तो ऑटोमेटिकली कांग्रेस मजबूत होगी। और ये आप देख रहे हैं हिमाचल और कर्नाटक के नतीजों में, और जो अभी आप लेटेस्ट मध्य प्रदेश और तेलंगाना में जो भगदड़ मची हुई है भाजपा में, कांग्रेस में आ रहे हैं वहां के नेता, तो वो उसने भाजपा की परेशानियां और बढ़ा दी। और राहुल गांधी 2024 तक इनको इसी तरीके से कि उनको इनके भगाते रहेंगे, इनको बैठने नहीं देंगे चैन से, ये चलता रहेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, बैठने नहीं देंगे चैन से राहुल गांधी। और यही परेशानी है बीजेपी की। आखिर क्यों बीजेपी जो है वो राहुल गांधी के ऊपर कुछ न कुछ वार करने की कोशिश कर रही है, और कुछ कुछ ऐसे मसले को निकाल कर लाने की कोशिश कर रही है कि जिससे राहुल गांधी और उनके साथ साथ जितने भी तमाम कांग्रेस के नेता और अब तो विपक्षी कुनबा भी एक होने की कोशिश में है, सब पे वार किया जाए। और क्या यहीं से शुरुआत होती है, और इसकी शुरुआत क्या भारत जोड़ो यात्रा से हुई थी। और कल तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने भी कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 जारी है, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। और वो भी तब जब राहुल गांधी करोल बाग पहुंचे थे। करोल बाग की तस्वीरें आपने देखी हैं। कल शाम को राहुल गांधी पहुंचे, जब हम ये कार्यक्रम कर रहे थे उसी वक्त राहुल गांधी पहुंचे थे, और कार्यक्रम समाप्त होते होते वो तस्वीरें सामने आई थी, इसलिए आप तक हम पहुंचा नहीं पाए थे। लेकिन एक ब्रेकिंग जरूर हम लोगों ने आपके सामने रखी थी। वो ब्रेकिंग ये थी कि राहुल गांधी 2 दिनों की यात्रा पर मणिपुर जा रहे हैं। जी हाँ, वही मणिपुर जहाँ का नाम लेने से भी आज की तारीख में कतराते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसी देश में जहां मणिपुर, मतलब जिस देश का एक हिस्सा है, एक राज्य है मणिपुर, जहां जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं। वहां जाना तो दूर, उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। वहां के लोगों से अपील क्यों नहीं करते हैं कि शांति बहाल कीजिए आप लोग। आखिर ऐसा क्यों है? तो परेशानियां बहुत कुछ हैं, और इन परेशानियों को समझने की हम कोशिश करेंगे। सीधे आना चाहता हूं अमलिंदु उपाध्याय जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग परेशानी, उनके साथ साथ बीजेपी की अलग परेशानी, और परेशानी जो है वो इसके जरिए देना चाहती है कांग्रेस के ऊपर। लेकिन क्या कांग्रेस काफी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्या कांग्रेस अब बीजेपी के लिए दुखती रग है? उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र आज स्मृति ईरानी भी कर रही थी, और
सलील शेट्टी का जो नाम ले रही थी उसमें कह रही थी कि इस आदमी ने ऑर्गेनाइज किया था भारत जोड़ो यात्रा, ये आदमी साथ में था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। आप याद कीजिए, किस रूप में देखा जाए, क्या कारण है कि बार बार भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को परेशान कर रही है? राजीव जी, भारत जोड़ो यात्रा तो बीजेपी को परेशान कर रही है, वो तो बिल्कुल परेशान करेगी और वो जायज है भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा से भारत को ही नहीं जोड़ रही है, इसने विपक्ष को भी जोड़ दिया है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि देश तो जोड़ने की जो बातें थी वो तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष भी जुट जाएगा और जुड़ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने परिकल्पना नहीं की थी, ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो असली परेशानी का सबब तो ये है। दूसरी जो परेशानी का सबब है राजीव जी, वो ये है कि जो अब ये अपनी मैडम स्मृति ईरानी जी दिखा रही है फोटो बार बार, असल में इसके पीछे दो कारण हैं। आपको याद होगा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में थे, ठीक उसी समय अमेरिका ने जो थी वो वहां अडानी के ऊपर जांच शुरू कर दी और जॉर्ज सोरोस ने अडानी के मसले को लेकर के अमेरिका में सबसे पहले आवाज उठाई थी। तो जॉर्ज सोरोस का जो कोरस गाया जा रहा है, उस जॉर्ज सोरोस के कोरस के पीछे अडानी है और उसके पीछे और कुछ नहीं है। इनको लगता है कि जो जांच शुरू हुई है अमेरिका में वो जॉर्ज सोरोस ने शुरू करवा दी है, तो अब जॉर्ज सोरोस का कोरस जो है वो गाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का सबब जो है कुल मिलाकर के जॉर्ज सोरोस के पीछे यही है। दूसरा ये कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं ड्रोन की खरीद को लेकर के, तो कहीं दूसरा राफेल का मुद्दा तैयार ना हो जाए और पुलवामा का सत्यपाल मलिक का बयान जो वो पीछे पड़ा ही हुआ है, तो ये कुल मिलाकर के 2024 का चुनाव आते आते गले में जो है भारतीय जनता पार्टी के कोई फांस ना फंस जाए। तो अब ये कारण ये भी है, तो इसलिए भी अब ये जॉर्ज सोरोस का चित्र जो है वो याद आ रहा है, सुनीता विश्वनाथ याद आ रही है। दूसरा ये राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी को हर उस हिंदू से परेशानी है जो सच्चा हिंदू है। जो फर्जी हिंदू है, जो ढोंगी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। मैंने आपको शायद कल ही बताया था कि वो मेरठ के सांसद महोदय जो शंकराचार्य को कोस रहे हैं और शंकराचार्य बता रहे हैं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनके साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की। तो ये जो सुनीता विश्वनाथ जिनका ये फोटो दिखा रही हैं मैडम स्मृति ईरानी जी, वो सुनीता विश्वनाथ जो है वो हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स की को फाउंडर है। तो चूंकि हिंदुओं का नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। इन्हें लगता है कि हिंदुओं को ये बर्बाद कर देंगे, तबाह सब कुछ कर देंगे, सारे मठों पर ये कब्जा कर लेंगे, इनको ये लगता है। तो अब इनको ये परेशानी जो है ये भी हो रही है कुल मिलाकर के। तो परेशानी जो है राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के लिए कई हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सेकंड जो चल रही है जिस तरीके से, फिर खासतौर से कल ही जब राहुल गांधी के मणिपुर जाने की घोषणा आई, तो अब ये था कि इससे ध्यान किस तरीके से हटाया जाए। जब सवाल उठना शुरू हो गए तुरंत, हम लोग भी जिस समय चर्चा कर रहे थे उसके बाद तुरंत ही सवाल उठना शुरू हो गए कि राहुल गांधी तो जो है वो अमेरिका से आने के बाद तुरंत मणिपुर जाने की बात कर रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो आकर के जब पूछता है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से पार्टी के कि देश में क्या चल रहा है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष उसे ये नहीं बताता है कि मणिपुर में क्या चल रहा है, उसे चुनाव बताता है मध्य प्रदेश का। और हमारा प्रधानमंत्री जो है वो दूसरा चुनाव लड़ने के लिए मध्य प्रदेश चला जाता है। यानी जब कर्नाटक का चुनाव चल रहा था, मणिपुर उस समय भी चल रहा था, हमारा प्रधानमंत्री उस समय भी चुनाव में व्यस्त था, और अमेरिका से जब लौट के आया है हमारा प्रधानमंत्री तब भी चुनाव में व्यस्त है। तो ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। तो इस तरीके से किस तरीके से ध्यान हटाया जाए, उसके पीछे ये सब चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए अब जो जॉर्ज सोरोस का पुराना फोटो लेकर के आया है, आपने भी कहा कि भाई अमित मालवीय जी इस फोटो ट्वीट कर चुके 3 जून को, पहले ही जब राहुल गांधी थे अमेरिका में उसी समय। तो स्मृति ईरानी जी को अब क्या जरूरत पड़ गई थी? तो मतलब क्या ये समझते हैं कि अमित मालवीय जो है स्मृति ईरानी के सामने कमजोर है कि उनके उठाए मुद्दे जो है उस पर चर्चा नहीं होगी, स्मृति ईरानी आएंगी तभी मुद्दे उठेंगे? अरे अमित मालवीय बहुत बहादुर आदमी है, स्मृति ईरानी उनके सामने क्या है? अमित मालवीय तो जो है वो न्यूजीलैंड का फोटो छत्तीसगढ़ का बता करके ट्वीट कर देते हैं। तो स्मृति ईरानी उनके सामने क्या है? बस सुबह से लेकर शाम तक जो है जो सारी जो तैयार होती है रूपरेखाओं, किस तरीके से किसको बदनाम किया जाना है, किसको किस तरीके से किसके फर्जी वीडियो चलाए जाने हैं, वो सारा काम तो अमित मालवीय की जिम्मे है। सबसे ज्यादा काम तो वो करते हैं। स्मृति ईरानी जी को तो ये फोटो भी अमित मालवीय ने दिया होगा जो ये ट्वीट करने के लिए आ गई है। तो अमित मालवीय का जो है हिस्सा हड़पने के लिए जो ये बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी चले आते हैं। मैं तो बहुत नाराज हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अमित मालवीय को उनका हक मिलना चाहिए। जब वो फोटो खोज के जो है अमित मालवीय ने निकाला है तो उस पर स्मृति ईरानी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता थी? अमित मालवीय कर चुके थे उस पर पहले काम। कुछ और नया लेकर स्मृति ईरानी आई होती तो ठीक था, अच्छी बात थी, कोई बात नहीं।
बहरहाल की भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, कौन किसका हक मार रहा है हम सब इस पर नहीं जाना चाहते, जो उनकी अपनी हर पार्टी की अपनी जो है वो होती है, रणनीति होती है और उनका एक सिस्टम होता है कि वहाँ कौन किस तरीके से काम करता है। अब स्मृति ईरानी जी आ गई अमित मालवीय जी का हक मारने के लिए, तो अमित मालवीय जी लड़ रही स्मृति ईरानी से जाकर के, हम उसमें बीच में कौन होते हैं। लेकिन इतना आपत्ति हम जरूर उठाएंगे कि जिस फोटो को अमित मालवीय जी ट्वीट कर चुके हो, सवाल उठा चुके उस पर अभी स्मृति ईरानी ने उसमें कुछ नया जोड़ा होता तो बात थी कि इसमें कोई आपने कुछ नया जोड़ दिया, आप पुरानी चीज को लेकर क्या गई। तो कुल मिला के राजीव जी मुझे लगता यही है कि एक तो आजादी का मसला, दूसरा जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने जवाब दिया सबरीना सिद्दीकी के मसले पे, उससे भी ये लगा, संदेश ये गया कि ये सीधा सीधा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब दिया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी की कोई हैसियत नहीं है, बिना उनके आदेश को पत्ता भी नहीं हिलता भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो भी करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। तो अब अमित मालवीय ने किया हो, चाहे आईटी सेल ने किया हो, चाहे किसी ने भी किया हो, सबरीना सिद्दीकी के खिलाफ अगर कोई कैंपेन चलाया, बराक ओबामा के खिलाफ कोई कैंपेन चला और भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल अगर उसके पीछे था, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के आशीर्वाद की वजह नहीं था, क्योंकि सब कुछ वही करते हैं भारतीय जनता पार्टी में, दूसरा कोई कुछ करता ही नहीं है। 24 घंटे वो यही काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की जो परेशान करने वाली हो रही है। मुझे लगता है कि ये परेशानियां बढ़ेंगी, चूंकि मध्य प्रदेश का चुनाव आता जा रहा है, मणिपुर हाथ से निकलता जा रहा है और पूर्वोत्तर में जो पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और कुल मिला के अब ये बातें होने लगी हैं कि देश जो है वो असुरक्षित हाथों में है, इसलिए अब इससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए सारे 3-5 किए जा रहे हैं। जी 3-5, लेकिन कौन कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। देश में चुनाव है और प्रशांत टंडन जी कहते हैं कि जुलाई अगस्त से हवा बदल जाएगी। प्रशांत जी फिर से आता हूँ, कई बार इसी मन से हम लोग ये बात कह चुके हैं, ज़रा अब हवा बदलने वाली बात करते हैं। जॉर्ज सोरोस का नाम बार बार बीजेपी ले रही है और बड़े तगड़े ढंग से ले रही है। क्या जॉर्ज सोरोस में इतनी ताकत है कि बीजेपी की सरकार को गिरा दें? क्या जॉर्ज सोरोस जो हैं वो राहुल गांधी की इतनी मदद कर देंगे? क्या लगता है? और दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस थोड़ा सा, क्योंकि उनका नाम ले रही है बीजेपी और आज खुले मंच से, और उसमें भी स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने नाम लिया है, तो ये वाजिब है कि उनकी चर्चा की जाए। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव का आगाज़ कर रहे हैं तो उनके मन में भी डर दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर भूल कर बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं? भारत के अंदर की बात जानना चाहता हूं आपसे, जॉर्ज सोरोस के अलावा जो सियासी जो रणनीतियां गतिविधियां चल रही हैं भारत के अंदर, वो किस दिशा में जा रही हैं? देखिए, जॉर्ज सोरोस के मामले में सिर्फ मैं इतना बात कहूंगा कि ठीक है, वो उद्योगपति हैं, बहुत पैसे वाले हैं और वो इस तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को फंड भी करते हैं, इसके बारे में जाने जाते हैं। वो ट्रंप के खिलाफ उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के कई उम्मीदवारों को फंड किया और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से फंड किया। देखिए, अमेरिका में कोई भी चीज़ होती है बहुत ही पारदर्शिता होती है। वहाँ पे लॉबिंग कंपनी भी है पार्लियामेंट में, उसको वो इनरोल करती हैं अपने आप को और वो डिक्लेयर करती हैं कि फला चीज़ के लिए हम फला सीनेटर से लॉबिंग कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट भी आती है जो कि सीनेट और कांग्रेस की वेबसाइट में होती है, आज भी आप जाके देख सकते हैं। तो अमेरिका का सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, वहां कोई पर्दे के पीछे कुछ नहीं है। तो जॉर्ज सोरोस भी पर्दे के पीछे से कुछ नहीं कर रहे हैं, एक बात। दूसरा कि देखिए, ये अफवाहें, एक जो मैप आपने दिखाया था, माइंड मैप, वो भी उस अफवाह का ही हिस्सा है। वो व्हाट्सएप में वो माइंड मैप मेरे पास 2 साल पहले आ चुका है, कोरोना के समय। तो ये घूम रहा है। तो इनके जो सोर्सेज हैं, जो गप जहां से इनको मिलती है, वो गप के ठिकाने मैं भी जानता हूं, इसलिए मेरे पास भी वो चीजें पहुंचती हैं कई बार। ये जो माइंड मैप है ये मैं देख चुका था पहले ही, इसलिए वो आईटी सेल में जाता है। मैं चाहता हूं कि एक बार जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, जरा उस मैप को ले आइए, जो अमित मालवीय ने जिसको शेयर किया था, जिसके बारे में बता रहे हैं जी प्रशांत टंडन जी, जरा वो उस मैप को लाइए। अब वो इंटरनेट में ये माइंड मैप कोरोना के बाद
ये बहुत घूम रहा था कोरोना के दिनों में। तो ये सब चीज़ें देखिए बनाई जाती हैं वायरल करने के लिए। इससे इंस्पायर होके कोई कैबिनेट मंत्री अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो अमेरिका में जाएगा तो आपका मजाक ही उड़ेगा। आप भारत का जो प्रतिष्ठा है उसके साथ आप समझौता कर रही, क्योंकि आपको गंभीरता से कौन लेगा? कोई आप मामूली विधायक तो है नहीं। अगर मुख्यमंत्री और इस तरीके के कैबिनेट मिनिस्टर अगर लगेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत इल एडवाइज्ड है, कोई गलत सलाह इनको दे रहा है। और इस पूरे प्रकरण में देखिए कि जब से अमेरिका में एक के बाद एक सेल्फ गोल हो रहे हैं, विदेश मंत्री चुप हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कुछ नहीं आ रहा है, बोलना तो उनको चाहिए। तो मुझे लग रहा है कहीं कोई या तो समझ की कमी है या इनको कोई गलत एडवाइस कर रहा है, और ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के उन हिस्सों पे बेवजह निशाना बना रहे हैं जो जिससे इनको मतलब पॉलिटिकली या रिश्तों में अमेरिका के साथ मोदी जी की जो गर्मजोशी है उसमें जाहिर सी बात है कमी आएगी। हथियार तो वो बेचेगा, आप खरीदेंगे, वो तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, उनका धंधा है हथियार बेचना। लेकिन जो सामरिक रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में गर्मजोशी की कमी बहुत होगी। और अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तरीके से, देखिए डिप्लोमेसी में बहुत सीधे कोई बात नहीं कही जाती है, हम सब जानते हैं। जिसको हम लोग कोई अगर गोल गोल घुमा के बात कर रहा होता तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि बहुत डिप्लोमेटिक भाषा में बात कर रहे हो। तो डिप्लोमेटिक भाषा गोल मोल होती है। अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तरीके से सिलसिलेवार तरीके से इवेंट ऑर्गेनाइज करके अंदर से बाहर से जैसे भी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चिट्ठी लिख डाली। ओबामा का इंटरव्यू आ रहा है जब मोदी जी व्हाइट हाउस में हैं। जिस दिन आखिरी दिन था मोदी का, उस दिन अडानी के ऊपर 2 जांच बैठ गई। और खबर तब आई राजीव जी जब अमेरिका में सुबेरा नहीं हुआ था। आपके साथ हम ही लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी यहाँ पे जी। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक टाइमिंग थी उसकी कि कब इंडियन मीडिया में जाएगा। वो अर्ली मॉर्निंग यहाँ आ गया। उस वक्त अमेरिका में तो रात थी, दफ्तर बंद हो चुके हैं, तब वो खबर आई है जहां से भी हम लोगों को मिली। तो अब टाइमिंग देखिए ना, 11-12 घंटे का फर्क है हमारे और अमेरिका में। बिल्कुल। तो इससे मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने बहुत स्पष्ट तरीके से 2 बातें कर दी हैं। एक कि भारत से उनके रिश्ते कैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, भारत के साथ वो इंगेज करेंगे, भारत के साथ उनके स्ट्रेटेजिक टाई-अप हैं, और भारत के लोकतंत्र, संविधान और डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशंस हैं उनका वो बहुत सम्मान करते हैं। ये अमेरिका ने दिखा दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो मोदी साहब की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी भारत की करते हैं। मोदी साहब को उन्होंने अलग ब्रैकेट में रखा और ये संदेश पूरे पश्चिम दुनिया में चला गया डिप्लोमेटिक सर्किल में कि इंडिया अलग है, मोदी जी अलग हैं। और अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना या प्रेस कॉन्फ्रेंस का तिरस्कार करना और जवाब ना दे पाना, उसके बाद उस पत्रकार को ट्रोल करना, आप समझिए कि आप बड़ा 5-6 सेल्फ गोल कर रहे हैं अपने ही गोल पे। और उसके उल्टा आप राहुल गांधी को देखिए कि जहां भी जा रहे हैं सवालों के जवाब दे रहे हैं। उनसे भी बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे गए, कांग्रेस पार्टी की हार के बारे में पूछे गए, उनसे सवाल पूछे गए उनकी मेंबरशिप कैसे गई, उनसे सवाल पूछे गए पारिवारिक डायनेस्टी को लेकर, परिवारवाद को लेकर, जिसका जवाब दिया उन्होंने।
तो राहुल गांधी ने तो कुछ किसी को ट्रोल नहीं किया, उन पत्रकारों को या उन लोगों को जिन्होंने डायनेस्टी को लेकर सवाल पूछे या कांग्रेस पार्टी की खराब परफॉर्मेंस पे सवाल पूछे, वो सवाल भी हम लोगों ने देखे। तो ये फर्क वहां पे अमेरिका ने ये कर दिया है और ये धीमे धीमे इनको समझ में आएगा। और जितना ये कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इनको ये इल एडवाइस है, मैं दोबारा कहूँगा, या समझ नहीं है और ये कॉम्प्लिकेट करेंगे चीज़ों को। दूसरी चीज़ देखिए, मेन मुद्दा तो राहुल गांधी और अपोजिशन की यूनिटी है। और अब ऐसा लग रहा है घटनाओं को देखकर, इनकी डेस्परेशन को देखकर, कल का मोदी जी का भाषण, आज स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हो सकता है अगले 24 घंटे में रविशंकर प्रसाद की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। तो इसको देखकर लग रहा है कि इनके पास आइडियाज नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी को डील कैसे करें। तो एक तो ये कमी है। दूसरी चीज, राजनीति में राजीव जी हम सब जानते हैं, एजेंडा कौन सेट करता है और उसकी प्रतिक्रिया कौन करता है। जो एजेंडा सेट करता है वही बादशाह होता है, वही पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। एक समय था कि बीजेपी एजेंडा सेट करती थी और बाकी लोग रिएक्ट करते थे। आज बीजेपी रिएक्ट कर रही है, सोशल मीडिया से तस्वीरें निकाल के कैबिनेट मिनिस्टर दिखा रही है। कोई एक वो घिसा पिटाए ग्राफिक चल रहा है 2 साल से, उसको दिखा रही है। इसका मतलब है कि एजेंडा बीजेपी नहीं सेट कर पा रही है, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है, विपक्ष सेट कर रहा है और ये उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तो पॉलिटिकल दस्तूर है, जिसको कहते हैं ना थंब रूल, कि एजेंडा कौन सेट करता है और रिएक्ट कौन करता है। और ये थंब रूल पहले भी सही हुआ था, आगे भी सही होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल। एजेंडा सेट कौन कर रहा है? क्या एजेंडा बीजेपी की जगह पे अब कांग्रेस सेट कर रही है? आना चाहता हूं संजय जी, आपका नज़रिया समझना चाहता हूं। क्या कांग्रेस लगातार चुनाव दर चुनाव और पिछले चुनाव में भी हमने देखा, कर्नाटक के चुनाव में भी एजेंडा सेट करते हुए कांग्रेस दिखाई दी और सेल्फ गोल करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही थी। और याद कीजिए कर्नाटक में जब बजरंग दल बनाम बजरंग बली और बजरंग बली का नाम जहां आया, उसके बाद से बीजेपी लपकने की कोशिश की। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली का खूब नाम लेते आए रहे। कई लोग वहाँ पे अलग अलग बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद परिस्थितियाँ बिल्कुल दूसरी नजर आईं, सब आपने देखा। तो क्या अब एजेंडा बदलता जा रहा है और उसमें भी फंसती जा रही है बीजेपी, ऐसा माना जाए, और उसमें सेंटर में राहुल गांधी? बिल्कुल, मुझे लगता है या दिखाई दे रहा है कि ये लोग जब सत्ता में आए थे तो उसके बाद समझ रहे थे कि हम राहुल गांधी को डैमेज कर देंगे, बाकी लोगों को कंट्रोल कर लिया था। राहुल गांधी को डैमेज करना था और वो पप्पू है, वो उन्होंने साबित कर दिया था। उसके लिए झूठे सच्चे वीडियो चलाते रहे वगैरह वगैरह, और इनको लग रहा था कि बात इनकी बन गई और हो गया। 2019 उसका उदाहरण है। 2019 में जैसे ये लोग जीत गए, पुलवामा हो गया और पुलवामा का फायदा उठाए और उठा पाए और जीत गए। लेकिन 2024 में स्थिति काफी बदली हुई है और इसकी शुरुआत वाकई, जैसा आपने पहले कहा, कि भारत जोड़ो यात्रा से हुई। और भारत जोड़ो यात्रा की योजना जब बनी थी तभी उसका विरोध शुरू हो गया था और तभी वो नेशनल हेराल्ड वाला केस सामने आ गया और पूछताछ शुरू हो गई और उसको रोकने, डराने, धमकाने की कोशिश सारी हो गई। लेकिन राहुल गांधी उससे डरे नहीं, दबे नहीं, और अंत हुआ उनकी सदस्यता जाने, बंगला खाली कराने वगैरह वगैरह तक। और वो जो केस है अपनी जगह, वो तो है ही है। तो ये जो कर रहे हैं और राहुल गांधी उसको जैसे ले रहे हैं, वो एकदम उल्टा असर कर रहा है कि ये जो चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, राहुल गांधी को उल्टा फायदा हो जा रहा है और ये सेल्फ गोल हो जा रहा है। तो ये बिल्कुल यही चल रहा है और ये बुरी तरह फंस गए। जहां तक काम करने की बात है, ये सब समझ जाता तब जब ये कुछ काम कर रहे होते, काम करते दिखते, तो काम इन करते नहीं। और अब जो इन्होंने कहा कि हम गारंटी देते हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो 2014 के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपने 10 साल तो कुछ किया नहीं या कर नहीं पाए, और अब आप कह रहे हैं कि
24 के बाद के भ्रष्टाचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इतना बेवकूफ तो नहीं है कोई, या इतनी बेवकूफ तो जनता हो नहीं सकती जो बार बार न समझे। और हर चीज में इवेंट बना देने का और झूठे सच्चे वीडियो से कितने दिन काम चलेगा? 10 साल बहुत होते हैं, 10 साल हो गया और बहुत हुआ, और ये कितने दिन चलेगा? बस कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि सवाल पूछने के लिए जो लोग प्लांट करते हैं, वो लड़की सवाल पूछना ही बेचारी भूल गई, उसको जो सवाल पूछना था वो भूल गई। तो ऐसा तो आमतौर पे नहीं होता है कि आप अपना सवाल पूछने के लिए माइक ले और भूल जाए। तो वो इसलिए भूल गई कि उसको रटवाया गया था कि ये तुमको पूछना है, और वो भूल गई सवाल। तो ये जो वीडियो चल रहा है, मैंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, कुछ लिखा नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा था कि वहां जो लोग देख रहे होंगे वो तो समझ रहे हैं, और वो तो जानते भी थे, माने वो एटलीस्ट वो लड़की तो जानती थी कि उसको सवाल सिखाया गया था पूछने के लिए। तो ये सब अब सब सामने आने लगा है और पूरी तरह खुलकर आ गया है। तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और ये नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप काम कर रहे होते तो शायद ये सब कमियां कहीं संभल भी जाती, वो संभल नहीं पा रही है। आप जो बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। अब मणिपुर में आपने 55 दिन हो गए करीब करीब, 55 दिन में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। वो रुका तो अपने आप की सब चीजें जल गई, जलने के बाद क्या जलाएंगे आप? राख को क्या जलाएंगे? वो वाली हालत है। आपने रोकने के लिए तकरीबन कुछ नहीं किया, जबकि इतने बड़े देश में मणिपुर जैसे राज्य में सेंट्रल फोर्सेस को भर देना 1-2 दिन का काम था। 1-2 दिन में आप भर देते, और ये तो पहले दिन समझ में आ गया था कि कितना बढ़ेगा, समझ में आ जाना चाहिए था। और उस हिसाब से अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस डाल देते, वहां पहुंचा देते, तो कुछ नहीं होता। लेकिन आपको वो करना था कि नहीं करना था, और नहीं कर पाए तो और भी बुरी बात है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को आप लगा कर, और दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं है, बंगाल के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस लगाने के लिए आप आमादा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि नहीं लगाना पड़े और लगाना पड़े। दोनों पार्टी, मैं पूरी पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि बंगाल में लोकल बॉडी के इलेक्शन में सिक्योरिटी फोर्सेस लगा करके उसको कंट्रोल कर लिया जाए, या उसका रिजल्ट अपने फेवर में ले लिया जाए। उसके लिए तो आप परेशान हैं और आप एक्टिव हैं, लेकिन मणिपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस लगा करके आपने लोगों की जान माल की सुरक्षा नहीं। 55 दिन हो गए और राहुल गांधी 55 दिन नहीं गए। उन्होंने इंतजार किया, देखते रहे, और जब ये क्लियर हो गया कि ये यही करेंगे, यही होने देंगे, तो अब उन्होंने जाने की घोषणा की है। तो अब आपके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। अगर पहले चले गए होते तो कहते क्यों जा रहे हैं, हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन जब आप 55 दिन नहीं जाएंगे तो राहुल गांधी जाएंगे, और राहुल गांधी एक नागरिक के रूप में जा ही सकते हैं। तो सबकी परेशानी दिख रही है कि क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। अरे एक आदमी खुद जाकर के देखने के लिए, मेरा भी मन है, पैसा होता तो मैं भी जाके देखता कि कितना जला है, कितना नुकसान हुआ है। तो अगर राहुल गांधी इसके लिए भी जा रहे हैं तो इनको तकलीफ है। तकलीफ इसलिए है कि इनकी नालायकी की पोल खुल रही है कि आप नहीं गए, सरकारी खर्चे पे जाना था, सरकारी काम था, आपकी जिम्मेदारी थी, तो आप नहीं गए। एक आदमी सिर्फ देखने के लिए जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ। तो उसका फायदा और उसका नुकसान, अगर कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा तो उसका नुकसान भी बीजेपी को मिलेगा। तो ये सब चीजें ऐसे फंस गई हैं कि ये इनके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। और जहां तक काम का है कि ड्रोन खरीदना है, ड्रोन खरीदना है, ये बहुत पुरानी बात है। पहले भी खबर छपी थी कि बॉर्डर पे अब जब ड्रोन है, टेक्नोलॉजी है, तो भारत के पास होना चाहिए। अगर पाकिस्तान के पास है तो भारत के पास भी होना चाहिए। खरीदना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, खरीदना ही चाहिए था। लेकिन फैक्ट ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का डीजी का पद कई महीने से खाली है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डीजी का पोस्ट खाली है, तो उसकी जरूरत कौन बताएगा, उसको यूज कौन करेगा? तो और उसमें तो जाहिर है आप जाकर के वही खरीदेंगे जो आपको मिलेगा या जो आपके दिमाग में, आपकी समझ में आएगा। तो ऐसे तो काम हो रहा है, और इसको डिफेंड करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्टेटमेंट हो सकता था कि जरूरी है और वहां डीजी नहीं है, और इसलिए हमने ये खरीद लिया, जो हमें बेस्ट लगा वो हमने खरीद लिया। तो लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं समझी जाती। तो इस तरह से अगर सरकार काम करेगी तो वो कितने दिन अपने आप को डिफेंड कर पाएगी, या उसको कोई और कितने दिन डिफेंड करेगा? और जहां तक ये स्मृति ईरानी का और सोरोस का मामला है, भाई राहुल गांधी को इलेक्शन लड़ना है, पैसा चाहिए। अगर वो पैसे के लिए ही गए थे तो क्या गलत गए थे? और पैसा वो तभी लाएंगे जब वो लीगली अलाउड होगा। चोरी से तो पैसा आ नहीं सकता, वो सिस्टम सारा आपने बंद कर दिया है। अडानी का आ गया, कैसे आया वो ठीक है, तो आप माने अगर मोदी जी की बात मानी जाए, सरकार की बात मानी जाए, तो विदेश से जो 20,000 करोड़ आया है वो बिल्कुल ठीक है। तो गलत तरीके से तो आ ही नहीं सकता है।
तो सोरोस अगर पैसा देंगे कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए, तो वो लेना तो कांग्रेस के लिए लेना गलत नहीं, क्योंकि उसको चुनाव लड़ना है। और सोरोस अगर देंगे और वो भारत लाना गलत होगा तो आ ही नहीं पाएगा, तो उसकी चिंता ही नहीं करनी चाहिए। तो ये परेशान क्यों है? परेशान सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह कांग्रेस को बदनाम कर दो कि वो विदेशी मदद ले रहे हैं। अगर विदेशी मदद कानूनन अलाउड है, टेक्निकली ली जा सकती है, तो लेने में क्या दिक्कत है? आप तो यहाँ लेने नहीं दे रहे हो, आप तो किसी का चंदा नहीं लेने दे रहे हो, आप तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा लेकर के पीएम केयर्स में फंसा दिए हो। तो पैसा तो आखिर कांग्रेस को चाहिए, तो कहीं से तो लेगा ही। तो अगर वो सोरोस से लेना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसमें गलत क्या है। और अगर लेगा और वो पैसा आएगा तो तभी आएगा जब आप भारत सरकार अलाउड करेगी या भारत सरकार के नियमों में होगा। तो इसलिए उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कि सिर्फ बदनाम किया जाए, पुरानी चीजों को भी नए सिरे से पेश किया जा रहा है, ऐसे जैसे कि राहुल गांधी बहुत गलत कर रहे हैं अमेरिका से मिलकर के भारत सरकार को गिराने की। तो अगर भारत सरकार मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के हित में नहीं है, भारत की जनता के हित में नहीं है, तो राहुल गांधी इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ गलत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, जरूरी है। और चुनाव में सरकार को हटाना, सरकार को गिराना तो सबसे सही तरीका है। तो इसमें कोई शिकायत या निंदा की बात ही नहीं है। लेकिन इनके पास चूंकि कुछ है नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ नहीं है, तो इन्होंने यही ढूंढ दिया कि वो सोरोस से मिल गए। सोरोस से मिलना कोई पाप थोड़ी है। जब आप सिर्फ एक धर्म की बात कर सकते हैं, बाकी धर्म के लोगों को छोड़ देते हैं, बाकी चर्च जल सकते हैं देश में, तो राहुल गांधी के लिए सोरोस से मिलने में क्या दिक्कत है? अगर मणिपुर में 255 चर्च जल गए हैं और आप एक मंदिर बना करके वोट लेने और सरकार चलाने के लिए तैयार हैं और 255 चर्च की आपको चिंता नहीं है, तो आप सरकार में रहने लायक नहीं है। बाकी लोगों की चिंता ही नहीं कर रहे हैं। तो इसमें अगर राहुल गांधी चाह रहे हैं कि इनकी सरकार चली जाए या इनको हराने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये तो देश हित में है, देशभक्ति है। और राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी को हिंदू माने तो और राहुल गांधी को हिंदू ना माने तो, वो दोनों स्थिति में दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अपने हिंदू के लिए तो काम ही नहीं कर रहे। वो तो दूसरे लोगों के लिए काम करेंगे, जाए तो बाकी लोगों का काम हो। तो इस तरह से राहुल गांधी कुछ भी गलत नहीं कर रहे। अगर वो अमेरिका से मिल रहे हैं, सोरोस से मिल रहे हैं, अमेरिका में भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, तो जो कर रहे हैं वो इनको हराने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भारत में वो सब संभव नहीं है या उसका वो प्रभाव नहीं होता है, इसलिए वो अमेरिका में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये सब कारण भाजपा और सिर्फ भाजपा है, क्योंकि वो उस लेवल पे चुनाव या पॉलिटिक्स नहीं कर रही है जो उसको करना चाहिए था। राजू जी। जी बिल्कुल। राहुल लाल जी, क्लोजिंग कमेंट चाहूंगा आपसे। जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। हाँ, मैं इतना केवल जोड़ना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि ये सोरोस का जो पूरा मामला है, ये पूरी गप है। इसमें कोई ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और ये पूरी गप है। इसमें कोई सच्चाई कोई क्रेडिबल सोर्स से नहीं आया है। कोई वॉशिंगटन पोस्ट, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई वॉल स्ट्रीट जर्नल, कोई और जगह पे नहीं आया है। ये केवल ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इजाज़ है। कुछ लोगों ने सोचा उनका नाम और वो वीडियो आ गया। उनका वीडियो बहुत सारे लोग बोलते हैं, नोएम चॉम्स्की बोलते हैं, एमी गुडमैन बोलती हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में भारत के, तो बहुत सारे अमेरिकन इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, वो भी बोल रहे हैं। तो उसको लेकर आप एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर दो कि आप एमी गुडमैन साजिश कर रही हैं भारत के खिलाफ, या नोएम चॉम्स्की जो 90 से ऊपर साल के हैं वो साजिश कर रहे हैं क्योंकि वो बोलते हैं। तो ये बिल्कुल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। राजीव जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इसके तरफ सोचना चाहिए कांग्रेस को कि इस यूनिवर्सिटी पर लगाम कैसे लगाएं। लेकिन आना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर क्या लगता है आपको कि बीजेपी के लिए आने वाले जितने चुनाव हैं, जिसमें से पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद तो लोकसभा चुनाव, फंस गए ये चुनाव? बीजेपी के चुनाव बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल सही है जो प्रशांत जी ने कहा कि कौन एजेंडा सेट करता है। एजेंडा सेट करने का काम जब तक बीजेपी करती रही तब तक उनके लिए पूरा रास्ता सरल था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है कि ये तस्वीर यू टर्न हो गई। तो अब ऐसे स्थिति में देखिए, अब जॉर्ज सोरोस का ही पूरा मामला ले लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पूरा ज्ञान है, लेकिन जो लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं तो थोड़ा वो भी अब लॉजिक लगा के रखते हैं।
तो ये सवाल अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में भी उठने लगा है कि भाई हमारी ईडी वगैरह क्या इतनी कमजोर हो गई है कि बाहर से कोई फंडिंग लेके आके मोदी जी को गिरा देगा? तो क्या ईडी केवल देश में ही लगी हुई है? ये तमाम एजेंसियां खाली भारत में बिजी है, विदेश में इनका ध्यान नहीं है? चूंकि देखिए लोग तो पूछ ही रहे हैं ये सवाल कि 20,000 करोड़ जिस तरह से अडानी जी का आया सेल कंपनियों के माध्यम से, वो सवाल अभी जनमानस में खत्म नहीं हुआ है। भले उस सवाल को मुख्य मीडिया के माध्यम से आप दबाने का प्रयास कीजिए, एक मीडिया चैनल तो अभी अडानी जी का जन्मदिन का पूरा समारोह मना ही रहा था, वो हम लोग देख भी रहे थे। लेकिन जनता के मन में यह सवाल है कि आखिर अडानी जी के सवाल का जवाब अडानी जी नहीं देते हैं, अब पूरे बीजेपी खड़ी हो जाती है उनके जवाब में। स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच में बहुत जमीनी रिश्ता है। और यह सवाल राहुल गांधी ने जिस तरह से उठाया है, ये भारत के जन जन यानी कि किसी गांव में भी जाके छोटे से बच्चे से भी अगर हम लोग सवाल पूछे तो अडानी और मोदी जी के बीच का क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या कारण है, अब उसको लोग समझ चुके हैं। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति देखिए, जो यहां पे पूरा मामला है, देखिए अगर जॉर्ज सोरोस अभी कह देते, एक टूलकिट का मामला हमेशा उठता रहता है। विदेश में कहीं कोई इस सरकार का एक छोटा सा अपना आदमी भी प्रशंसा कर दे तो तमाम जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल पिटना शुरू कर देते हैं, भारत विश्वगुरु बन गया, विश्वगुरु बन गया। और अगर कोई एक आदमी शिकायत कर दे तो होता है कि टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया। देखिए विदेश से टूलकिट गैंग सक्रिय हो गया है। तो देखिए एक दो बार तो ये चीजें लोगों को सुनने में अच्छी लगी, लेकिन जब लोगों का सामना हो रहा है कि टमाटर अगर 120 रुपया किलो अगर बिक रहा है अचानक से, आपके जो है कि डीजल पेट्रोल के मूल्य 100 के पास पहुंचने जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपने सिलेंडर घर घर पहुंचा दिया, सिलेंडर 1200 रुपये हो गए, तो महंगाई देखिए, महंगाई को लेकर कितना विरोधाभासी स्थिति है। आरबीआई के आंकड़े में दिखाया जाता है कि महंगाई दर 4.25% है, लेकिन वही आरबीआई के गवर्नर स्वीकार करते हैं कि उनके रिपोर्ट में कहा जाता है, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाया भी, कि भाई महंगाई के कारण से डिमांड कम हो गया और हमारा जो लोकल जो सपोर्ट है, जो हमारा देसी जो हमारा एक तरह से सपोर्ट है, वो सिस्टम हमारा घट रहा है। तो आप आरबीआई को लेके अभी देखिए फिर से आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई बड़ी गंभीर समस्या है। तो महंगाई गंभीर समस्या है, लेकिन ना तो वो थोक दर में दिख रहा है वो आंकड़े में, ना तो वो जो है कि खुदरा दर में दिख रहा है। यानी वहां पर भी आपने केवल आंकड़ों को मैनेज करने का काम किया और ये देश की जनता मानने लगी है कि भारत सरकार के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े कितने विश्वसनीय बचे। आपके आंकड़ों की विश्वसनीयता नहीं, आपके योजनाओं की विश्वसनीयता नहीं। सबका साथ सबका विकास, हर जगह अगर किसी को कोई अगर सवाल पूछ दे अभी कि भाई अल्पसंख्यकों के बजट में कटौती हो रही है, तो तमाम मंत्री आके ये बहस करते हैं कि भाई सड़क बन रहा है, सड़क सबों के लिए। तो क्या 2014 से पहले सड़क बनते थे तो क्या उस समय केवल उन सड़कों पर हिंदू चला करते थे, केवल मुस्लिम चलते थे? अरे योजनाएं तो जो होती है वो सबों के लिए, हमेशा से स्वतंत्र भारत से सभी योजनाएं बनी वो सबों के लिए बनी। लेकिन आर्टिकल 29 और 30 हमारे अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार देते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय है, आप उसके बजट में कटौती कर दें और उसके बदले में कह दीजिए कि नहीं हमने लाभार्थी योजना चलाया, सबों को लाभ मिल रहा है। तो ये जो उटपटांग तर्क है वो कुछ समय तक तो लोगों को स्वीकार हुआ, लेकिन जब अब लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग देख रहे हैं कि एक व्यक्ति केवल सुनाने में विश्वास रखता है। राहुल गांधी आप देखिए कभी ट्रक ड्राइवर के पास जा रहे हैं, वो सफर आसान नहीं था, कितना लंबा सा सफर उन्होंने तय किया उस दिन ट्रक ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ तक का, वो हम लोगों ने देखा, कल ही वो पहुंच गए। आप सोच के देखिए, अभी हमारे पत्रकार मित्र मणिपुर से लौटे हैं इम्फाल से, उन्होंने अभी भी कहा कि मणिपुर की स्थितियां आसान नहीं है। मैं मानूंगा कि राहुल गांधी केवल देशभक्त नहीं है, काफी वीर और बहादुर हैं। अभी इस समय मणिपुर जाना सुरक्षा से कम नहीं है। वो वहां पर अभी भी एक तरह से सुरक्षा के खतरे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से देश को जोड़ने के लिए जो उनका प्रण है, एक तरह से जो इस देश के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, उस कारण से उन्होंने यह निर्णय लिया है। देखिए एक तो और जो मणिपुर का पूरा मामला है, आप वहां पे भी दो पक्षों के बीच में मैत्री और उनके बीच में जो है एक संघर्ष की स्थिति है। और 55 दिन हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी कर्नाटक चुनाव में व्यस्त होते हैं और आप मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त हो गए, लेकिन उनको मणिपुर जाने की टेंशन नहीं है। जबकि उनके मणिपुर के भाषण देखिए, उन्होंने बोला था डबल इंजन जो है, तो डबल इंजन में तो एक भी इंजन काम नहीं कर रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान है, तो उसके लिए फिर सम्यक परिस्थितियां कब आती है कि अगर 2 महीने तक अगर एक राज्य सरकार गंगा ना रोक पाए, तो उस राज्य सरकार को केवल इसलिए आप रहने दीजिए वहां पे कि वो आप ही के घटक है इसलिए वो वहां पर रहेंगे, वो एनडीए का हिस्सा है इसलिए वो वहां पर रहेंगे। अगर कल्पना कीजिए कि मणिपुर में भी कांग्रेस की सरकार होती, तो पूरा का पूरा बीजेपी का तंत्र, पूरा का पूरा मुख्य मीडिया का तंत्र अभी कांग्रेस के ऊपर किस तरह से हमलावर होता। लेकिन आप चूंकि आप ही शासन सत्ता में हैं, तो आप अपने ऊपर सवाल कैसे उठाएंगे? ये बड़े
कुछ गहरे सवाल हैं और आप सफल इसलिए नहीं हो रहे हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने तैनाती में अर्धसैनिक बलों के तैनाती में देरी की, अभी तो वहां पर 40,000 अर्धसैनिक बल के लोग हैं, अभी भी स्थिति शांत नहीं है। आप वहां पे निष्पक्षता के साथ आप नहीं है, अभी भी आप एक ग्रुप का समर्थन करते हैं और दूसरे को आप कुचलने में लगे। जब तक शासन तंत्र आप निष्पक्ष नहीं होंगे, आप तटस्थ नहीं होंगे, जब तक आपका इकबाल नहीं होगा, वैसे स्थिति में आप कैसे सफल हो सकते हैं। यह स्थिति है, मणिपुर को आपने उसके हाल पर छोड़ दिया है, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो राहुल गांधी अभी काम कर रहा है, इस काम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को वहां पे जाना चाहिए था और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की खुद से उन्हें समीक्षा करनी चाहिए थी। अमित शाह जी जाते हैं 2-3 दिन के लिए किसी तरह से जाते हैं, जितना वहां पे जाके काम नहीं करते हैं उससे ज्यादा जो है कि वो मीडिया में हल्ला मचाने का काम करते हैं। इस तरीके से जो ये काम कर रहे हैं, देश को चलाने का काम कर रहे हैं, हम लोग जान चुके हैं। ना तो इनके राष्ट्रवाद में उसमें कोई दम है, ना तो इनके हिंदू धर्म से प्यार में कोई दम है, और ना तो ये देश की अर्थव्यवस्था को जानते हैं, किसी भी चीज को नहीं जान रहे। और देश आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार ही कम से कम देश की अर्थव्यवस्था 12 साल पीछे चली गई है। तो सोचिए, जो नई सरकार अगर आती है उसके लिए इन्होंने कितनी परेशानियां बढ़ा दी है राजीव जी। तो देश की जनता ये सारे चीजों को समझ रही है। यही कारण है कि आज हर किसी के जुबान पे राहुल गांधी का नाम दिख रहा है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी इसीलिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और देश किस दिशा में जा चुका है और इसकी चिंता अर्थशास्त्री ज़रूर करते हैं। और आप जो कह रहे हैं राहुल लाल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि 12 साल पीछे ये देश जा चुका है। आने वाली सरकार के लिए इस देश को पटरी पर लाना बहुत मुश्किल होगा। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। और बहुत सारी बातें, जिसमें सबसे बड़ी बात कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को फंसा दिया है, ये समझ रहे थे हम। और साफ नज़र आ रहा है कि हाँ, बीजेपी यहाँ फंसी हुई है। राहुल के एक्शन से बीजेपी की बढ़ गई टेंशन। राहुल गांधी लगातार एक्शन में ही हैं और बीजेपी लगातार टेंशन में है, ये हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं राहुल लाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आपको, प्रशांत टंडन जी आपको, और अमलिंदु उपाध्याय जी साथ में जुड़ी थी, मीनू जैन जी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। और हमारे तमाम साथी, आप लोग जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। विजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने